वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज का हमारा रिवीजन सेशन हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। वेलकम टू मिशन संभव 2.0, जिसमें हम जीएसटी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन देख रहे हैं। आई होप आपको ये रिवीजन बहुत हेल्प कर रही होगी और डेफिनेटली आपको एक इंसाइट देगी और आपको कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट करेगी। और इस बार आने वाले एग्जाम में 80 पार, उसके नीचे आपको सोचना नहीं है। तो आज जीएसटी रिवीजन के टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे ईवेबल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। हाँ बेटा, थोड़ा शेड्यूलिंग में मैंने ऊपर नीचे टॉपिक्स कर किए हैं। अगर आप मिशन संभव का शेड्यूल फॉलो कर रहे होगे तो शेड्यूलिंग में टॉपिक था प्लेस ऑफ सप्लाई और उसके बाद में डिमांड। लेकिन पहले ये टॉपिक ले लेते हैं, ईवे बिल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और उसके बाद में मैं कि जो पहले वाले टॉपिक है वो कवर कर लूँगा। तो यस दोस्तों, आई होप आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे। पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप सेल्फ पढ़ना चालू कर दे क्वेश्चन। मेरे वीडियो अगर अपलोड हो गए होंगे तो देख लो, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा चैप्टर के। पर आपने अपनी स्टडी नहीं रोकना है, आपने अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना है। चलिए दोस्तों, ओके, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको कह दूं, ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, आपको सारे रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मिशन संभव के लिए कैसे सब्सक्राइब करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। यूट्यूब पे ये लेक्चर फ्री है। और आपको अगर अपडेटेड चार्ट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए किस तरह से आपको लॉगिन क्रिएट करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरा पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, अमेंडमेंट्स एज वेल एज मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। तो चालू करते हैं हमारा रिवीजन। पहला ईवे बिल एंड देन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए। चलिए, तो बेटा, ईवे बिल, ये टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जनरल डिस्कशन और एक यहाँ पे स्पेशल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में मोस्टली हम क्या करने वाले हैं कि जनरल फ्लो क्या है ईवे बिल का, ये कंप्लीट डिस्कशन इसमें देखेंगे। और उसके बाद में स्पेशल डिस्कशन में कुछ स्पेशल केसेस में ईवे बिल का स्टेटस क्या रहेगा, ईवे बिल कैसे बनाना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज एन ईवे बिल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ई वे बिल, ये नाम कैसे डेवलप हुआ? वे मतलब रास्ता, और रास्तों का इलेक्ट्रॉनिक बिल उसको कहा जाता है ई वे बिल। नाउ गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब इंडिया में कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन का एक कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, और वो एक कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, और कवरिंग डॉक्यूमेंट उसका नाम रखा गया ई वे बिल। क्योंकि बहुत सी बार जब आप बाय रोड ट्रांसपोर्ट करते हो तो इन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन हुआ या जो भी आपकी इंक्वायरी हुई तो उसका डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली पहले ही फाइल करके रखोगे, सो दैट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर आपके कन्वेंस को अगर रोका जाए तो ऑलरेडी वो डेटा गवर्नमेंट के पास होना जरूरी है, जिसको हम कहा जाता है ईवे बिल। ईवे बिल के बहुत सारे फायदे हैं। ओके, जहां तक देखा जाए, ये अब जैसा मैंने कहा कि ईवे बिल जो फाइल किया तो नो डाउट ये डिजिटल इंटरफेरेंस है और ये कवर करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स को। ओके, सबसे बड़ा फायदा इसका क्या हुआ कि लोग जो फेक इनवॉइसेस पे सप्लाई कर रहे थे या फेक इनवॉइसेस पे क्रेडिट ले रहे थे, ओके, वो ईवे बिल के थ्रू सब्सटेंशियली कम किया गया। कैसे हुआ सर? ईवे बिल के थ्रू सब्सटेंशियली कैसे कम हुआ? प्रोसेस तो हम आगे देखेंगे कि आप ईवे बिल कैसे बनाओगे, प्रोसेस तो हम आगे देखेंगे। लेकिन जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब्सटेंशियली कम हुआ। कैसे कम हुआ? देखो, जैसे आपको सेक्शन 16(2) याद है? सेक्शन 16(2), यस सर, याद है। सेक्शन 16(2) बी की ये कंडीशन है कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव होगी। तो ऐसे केस में ओके, अगर हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स आपको रिसीव हो गया ये पता कैसे चलेगा? ओके, बहुत सी बार क्या होता है, सामने वाले ने फेक इनवॉइस दे दिया, आपने फेक इनवॉइस पे क्रेडिट भी ले लिया। ओके, हाँ, उसने बता दिया गुड डिस्पैच, आपने बता दिया गुड्स रिसीव्ड, पर ये कैसे यहाँ पे प्रूव होगा कि गुड्स रिसीव हो गया? कैसे यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपका ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेटेड है? आई रिपीट, कैसे ये देखा जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेटेड है? तो बेटा, ये जो यहाँ पे अब ईवे बिल आपको हेल्प करेगा। अगर यहाँ पे
ओके आपके सप्लायर ने या आपने अगर उसका ईवे बिल बनाया है, इसका मतलब गुड्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए हैं और ट्रांसपोर्ट होके आपको रिसीव हुए हैं। तो नो ओके इससे क्या हुआ कि जो फेक डॉक्यूमेंट पे क्रेडिट थे स्पेशली गुड्स के, ओके वो यहाँ पे कंट्रोल किया गया। और आज मैं सच में बता दूं कि गुड्स से रिलेटेड ओके फेक इनवॉइसेस पे फ्रॉड करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सर्विस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड आपके इनवॉइसेस तो होते ही है, सारा इनवॉइस एंड ऑल अदर प्रोविजंस तो है ही, साथ साथ में गुड्स के मूवमेंट का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा है और वो डॉक्यूमेंट है ईवे बिल। हाँ, अगर हम बात करें सर्विसेज की तो बेटा सर्विसेज के केस में आज भी फेक इनवॉइस बनते हैं, क्रेडिट लिए जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि सर्विसेज जो है बेटा ये इंटेंजिबल होती है, इसका कोई ईवे बिल नहीं होता है। भाई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी 5 मिनट की दी मैंने, 10 लाख रुपए मेरा बिल हुआ, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सर्विस सेक्टर में आज भी ओके फेक इनवॉइसेस पे बहुत बड़ा स्कैम चालू है। ओके उस पे जो क्रेडिट जो है लिया जा रहा है, पर ठीक है गवर्नमेंट ग्रेजुअली अब उसको चेक कर रही है, कंट्रोल कर रही है कि यहाँ पे कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ईवे बिल ये सब्सटेंशियल रोल प्ले कर रहा है ओके टू कंट्रोल ओवर टैक्स इवेजन इन केस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके ईवे बिल जब भी गुड्स मूव होगा और आप जो भी कंडीशंस हम आगे देखेंगे वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल करोगे तो ईवे बिल ये गुड्स मूवमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये सप्लाई का नहीं। जब भी गुड्स मूव होगा तब ईवे बिल जो है बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे ओके ईवे बिल के और क्या बेनिफिट हुए, एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये बताना चाहूंगा और वो है हैसल फ्री मूवमेंट। ओके हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी क्या, जैसे कोई गुड्स हम एग्जांपल करो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ओके जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, अब वो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को अगर बीच में कहीं रोका ना जाए व्हीकल को और वो व्हीकल कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट करे तो 7 से 8 दिन में वो जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाता है। लेकिन ईवे बिल आने के पहले क्या होता था, या पुराने एक्साइज लॉ, वैट या अदर लॉज में क्या प्रॉब्लम जाती थी, ओके हर स्टेट के चेक पॉइंट्स पे आपको रुकना पड़ता था। आपने कभी मूवी में देखा होगा गंगा जल मूवी में कि हर चेक पॉइंट पे रुको, ऑफिसर चेक कर रहा है, ओके ट्रक की ऐसी कतार पे ट्रक की ऐसी कतार लगी हुई है, ओके एक चेक पॉइंट पे 2-2 3-3 दिन वहीं बैठे हैं, ओके वेरिफिकेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, हर स्टेट के लॉज अलग थे, तो हर स्टेट को कंसर्न होता था कहीं हमारे स्टेट में तो ये डंप नहीं किया जा रहा है, कहीं गुड्स हमारे स्टेट से स्मगल तो नहीं किया जा रहा है, ओके कहीं ओके गड़बड़ वाला गुड्स तो है या नहीं है। तो ऐसे केस में हर स्टेट अपने चेक पॉइंट्स पे रोकना, परेशान करना और उसके बाद में जो है ओके यहाँ पे कुछ तो ओके नाश्ता पानी ले लेना, ओके तो यहाँ जहां तक देखा जाए कुछ तो यहाँ पे खा पी कर वो ट्रक वाले को छोड़ते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था पता है क्या, जो ट्रांसपोर्टेशन को 8 दिन लगने हैं जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ओके उसको 30 दिन लग जाते थे, ओके 40 दिन लग जाते थे और अननेसेसरी डिले होता था ट्रांसपोर्टेशन में। और ये ट्रांसपोर्टेशन डिले होने की वजह से उसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती थी, ओके कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन आज ईवे बिल आने के बाद आपकी मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले आप डेटा इलेक्ट्रॉनिकली दे देते हो और वो डेटा जो आप इलेक्ट्रॉनिकली देते हो वो ऑल ओवर इंडिया सब जगह अवेलेबल है। सुने मेरी बात, ओके जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा आप दे रहे हो ऑल ओवर इंडिया सब जगह अवेलेबल है। ओके अब कोई चेक पॉइंट पे रोकने की जरूरत नहीं है, चेक पॉइंट कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, हैसल फ्री मूवमेंट हो गई है। अब अगर किसी को भी यहाँ पे चेक करना है ओके आपके गुड्स को, आपके व्हीकल को, तो वो ओला जैसा वो आप ट्रैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब व्हीकल में स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होगा तो उसमें यहाँ पे RF डिवाइस लगाए जाएंगे और वो RF डिवाइस आपके ये जो टोल प्लाजा होते हैं या टोल होते हैं उस पर वहां इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे। तो जब भी आप रोड से आपका ट्रक जाएगा, आपका ट्रक रोड से जा रहा है तो वो जो आपके टोल पॉइंट्स होंगे ओके वहां पे भी डिवाइस होंगे और वो डेटा आप कैप्चर करते रहेंगे। जैसे फास्टैग कैसे कैप्चर करता है वैसे ही ओके वो डेटा कैप्चर करता जाएगा और वो जीएसटी डिपार्टमेंट को कंटिन्यूअस डेटा देगा कि आपका व्हीकल कहाँ पे क्या है, ओके अभी कौन से रास्ते पे है। यानी किसी भी ऑफिसर को अगर रोकना रहा तो वो उस व्हीकल की मूवमेंट ट्रैक कर लेगा ओके और उस कन्वेंस को रोक लेगा अगर उसको डाउट होगा, और जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, एग्जामिनेशन करना है, वो इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिन कर सकता है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि यहाँ पे अब हर चेक पॉइंट पे रुकने की जरूरत नहीं है ओके। और जब भी आपको डाउट आता है, जैसे हम ओला में कैब को ट्रैक करते हैं उसी तरह से अब आप ओके कन्वेंस की मूवमेंट ट्रैक कर पाओगे और जब भी कुछ इन्वेस्टिगेशन है, इंस्पेक्शन करना है तो उसको रोक पाओगे। तो ये बहुत सारे फायदे ईवे बिल के हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, What is an e-way bill? Why it is required? e-way bill क्या है और इसकी जरूरत क्या है? ओके तो चलिए देखो वो क्या कहते हैं। e-way bill is a compliance mechanism. E-way is a compliance mechanism whereby
okay, by way of digital interference, सुनिएगा, where by way of digital interference person causing the movement of goods, यानी जो person goods की movement कर रहा है before and prior to commencement of movement of goods, आप सारी information okay यहाँ पे ई-वे बिल पोर्टल पे दोगे। कौन से पोर्टल पे बेटा? ई-वे बिल पोर्टल पे दोगे। मतलब क्या? okay, ये एक तरह का डिजिटल इंटरफेरेंस कंप्लायंस है, मतलब ये सारा कंप्लायंस डिजिटली करना पड़ेगा। okay, ये जो ई-वे बिल रहेगा गुड्स के मूवमेंट का रहेगा, सर्विस नहीं, गुड्स के मूवमेंट का रहेगा। ये कब बनाना पड़ेगा? प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की मूवमेंट कमेंस होने के पहले आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो ई-वे बिल आपको बनाना पड़ेगा, ओके, ये गवर्नमेंट का स्पेशली ई-वे बिल पोर्टल है, ओके, उस पे आपको जनरेट करना पड़ेगा। भाई कैसे करना पड़ेगा, क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो ये था कि भाई ई-वे बिल का बेसिक कंप्लायंस मैकेनिज्म। भाई ई-वे बिल का रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें बेनिफिट क्या मिला? ओके, रिलेवेंट है। पहला अगर हम देखेंगे तो हैसल फ्री मूवमेंट। ओके, यहाँ पे अब आपको हर चेक पॉइंट पे चेक नहीं किया जाएगा, सारे चेक पॉइंट्स एंड लास्ट पॉइंट जो है चेक आपके जो एलिमिनेट द चेक बाउंड्री चेक पोस्ट, तो वो जो चेक पोस्ट होते हैं वो सब खत्म कर दिए गए। ओके, जिसको भी जो भी ऑफिसर को डाउट आएगा वो ऑफिसर जो है यहाँ पे आपके कन्वेंस की मूवमेंट ट्रैक कर लेगा, उसको रोक कर चेक कर लेगा। ओके, तो कन्वेंस की मूवमेंट ट्रैक हो जाएगी, तो हैसल फ्री मूवमेंट, ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स और कंट्रोल द टैक्स इवेजन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, कि जो यहाँ पे फेक इनवॉइसेस पे यहाँ क्रेडिट लिए जा रहे थे, गुड्स सप्लाई किए जा रहे थे, तो वो ओके यहाँ पे ई-वे बिल के थ्रू कंट्रोल किया गया। ओके, और टैक्स इवेजन जो हो रहा था उस पर भी कंट्रोल किया गया। ओके, तो ये था यहाँ पे ओके व्हेन ई-वे बिल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। अगर ये समझा होगा तो वन टाइप कीजिएगा बेटा, अगर ये समझा होगा तो वन टाइप कीजिएगा। चलिए अब दूसरा यहाँ पे हु एंड व्हेन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेट। ओके, ई-वे बिल कौन जनरेट करेगा? ओके, एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेट, वो कब जनरेट किया जाएगा? ओके, तो देखिए, ओके, हु एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ख्याल रहे, ओके, ई-वे बिल जो जनरेट करेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सप्लायर और रिसिपिएंट, ध्यान से सुनिएगा। Okay, every registered person may be supplier or recipient who causes the movement of goods. Who causes the movement of goods in relation to supply. Okay, just a minute, just a minute. हाँ, now आप यहाँ पे सेकंड पार्ट पे आ जाओ, और ये सेकंड पार्ट जो है हु एंड व्हेन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। ओके, तो अब देखो ई-वे बिल कौन जनरेट करेगा? ई-वे बिल जनरेट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, मे बी सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट कहती है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि सप्लायर को ही मेंटेन करना पड़ेगा, हम ये भी नहीं कहते कि रिसिपिएंट को ही ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। हमें बस इतना समझ में आता है कि यहाँ पे हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की मूवमेंट करेगा वो ई-वे बिल जनरेट करेगा। ओके, तो जो यहाँ पे अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, ओके, और वो सप्लायर गुड्स की मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे सप्लायर ई-वे बिल जनरेट करेगा। अगर रिसिपिएंट गुड्स की मूवमेंट कर रहा है तो रिसिपिएंट यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट करेगा। जैसे ओके, और ई-वे बिल किस कब आपको जनरेट करना पड़ेगा? इन रिलेशन टू सप्लाई। अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा, सप्लाई होगा मतलब क्या? सप्लाई होगा मतलब सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, तो अगर आपका सप्लाई है 7(1)(a) का, या फिर आपका जो सप्लाई है वो 7(1)(c) शेड्यूल 1 4 पैराज, ओके, पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज टेकन, या आपका सप्लाई रिलेटेड को है या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को है, प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल, जहां एजेंट अपना इनवॉइस इशू कर रहा है, तो इस टाइप के सप्लाई हो गए। तो जब भी सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट हो रही है, सुनना, जब भी सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट होगी, ओके, आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नाउ सेकंड वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या? रीजन अदर देन सप्लाई। ओके, ख्याल रहे, ई-वे बिल इज नॉट अ इनवॉइस, ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। आई रिपीट, ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं है, स्टॉक ट्रांसफर है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, इन अ स्टेट, समझ लो महाराष्ट्र में आपकी ब्रांच है, ओके, और आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, और अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन आपकी 20 ब्रांचेस है, तो आप अपने ही ब्रांचेस में ट्रांसफर कर रहे हो अंडर रूल 55 चालान, अंडर रूल 55 चालान, तो वो भी केस में आपको ई-वे बिल लगेगा। तो सप्लाई होगा तो भी ई-वे बिल लगेगा, अदर देन सप्लाई होगा तो भी ई-वे बिल लगेगा। ओके, अदर देन सप्लाई होगा तो भी ई-वे बिल लगेगा। और तीसरा लिखा है ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, मतलब क्या? अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सुनिएगा,
आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और लेने वाला रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में ईवे बिल ओके जो रिसिपिएंट है जिसका इनवर्ट सप्लाई है, जिसने अनरजिस्टर्ड बंदे से सप्लाई किया है, तो रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है उसे ईवे बिल बनाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे 3 पॉइंट समझ लीजिएगा। ईवे बिल आप कब बनाओगे? एक ओके आपका जो सप्लाई है ओके वो मतलब आपका गुड्स का मूवमेंट है और गुड्स का मूवमेंट बिकॉज ऑफ सप्लाई होगा, तो ऐसे केस में ईवे बिल लगेगा। दूसरा अदर देन सप्लाई होगा यानी स्टॉक ट्रांसफर या कोई भी मूवमेंट होगा तो ईवे बिल लगेगा। और अगर किसी रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है और वो यहाँ पे परचेस करता है अनरजिस्टर्ड से, तो उसका सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड से इनवर्ट सप्लाई होगा तो उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर्ड हो तो आगे हम देखेंगे कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो ये केस में ईवे बिल जो जनरेट करता है वो ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है। कौन करता है बेटा? ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है। तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था कि हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवे बिल। नाउ नेक्स्ट, ईवे बिल कब जनरेट होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू ओके एक्सीड्स ₹50,000, वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000, मतलब क्या? ओके ईवे बिल छोटे कंसाइनमेंट में नहीं लगेगा। ओके आपने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, ईवे बिल नहीं बेटा। ओके उन्होंने एक वैल्यू लिमिट रखी है और ये वैल्यू लिमिट है 50,000। अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो वो केस में ईवे बिल यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट में जो रूल 138 है, सीजीएसटी एक्ट का जो रूल 138 है उसमें लिमिट दी है 50,000, लेकिन एसजीएसटी एक्ट में कुछ स्टेट्स ने ओके ईवे बिल के रूल ऐसे ही बनाए हैं, पर कुछ स्टेट ने यहां पे लिमिट रखी है 1 लाख रुपए। हमें अगर आपके स्टेट में जैसे दिल्ली लो ओके या कोई अदर स्टेट है जिसमें कर्नाटका लो, वहां पे 1 लाख का लिमिट है, हमें एग्जाम में 1 लाख का लिमिट नहीं लिखना है, हमें सीजीएसटी का रूल फॉलो करना है। और सीजीएसटी का रूल में यहाँ पे लिमिट कितना दिया है बेटा? 50,000। ओके सर ये 1 लाख कहां लगेगा? मैं आपको बता दूं, अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है और आपके इंट्रास्टेट सप्लाई है तो स्टेट के ईवे बिल रूल्स लगते हैं, और वो इंट्रास्टेट सप्लाई में केस में स्टेट में जो लिमिट दी गई है 1 लाख रुपए, तो ठीक है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वो केस में आपको सेंट्रल यानी रूल 138 फॉलो करना पड़ेगा और 50,000 का ही लिमिट फॉलो करना पड़ेगा। क्या मतलब सर? हम ऐसा समझे कि यहाँ पे इंट्रास्टेट के लिए यहाँ जो है वो अलग रूल है और इंटरस्टेट के लिए ईवे बिल के अलग रूल है? नहीं, रूल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है, लेकिन कुछ स्टेट का कहना था कि नहीं हम 1 लाख का लिमिट रखेंगे, तो वो स्टेट में 1 लाख का लिमिट रहेगा, बाकी सारे स्टेट में 50,000 या इंटरस्टेट होगा तो 50,000। लास्ट आई वांट टू कंक्लूड, आपको जो है एग्जाम में ईवे बिल का लिमिट जो रेफर करना है वो यहाँ पे रूल 138 के हिसाब से ही आपको रेफर करना है, और वो कितना रेफर करना है बेटा? 50,000। ये समझा क्या? ये समझा होगा तो बताइए। ओके तो कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000। अब ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड है एक्सीड्स ₹50,000, तो आपको ईवे बिल जो है यहां पे बनाना पड़ेगा। अब चलिए ओके ईवे बिल बनाने, इसमें 2 पार्ट है। ईवे बिल जो है आपका वॉलंटरी और मैंडेटरी, ध्यान से देखिएगा। ईवे बिल जो है वॉलंटरीली और मैंडेटरी, तो अब अगर वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो वो तो मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, सुनिए ध्यान से, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से नीचे है बेटा, हो गया पता नहीं, हाँ अब ओके यहाँ पे देखिएगा कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के नीचे होगी तो गवर्नमेंट कहती है वॉलंटरी, हम यहाँ पे ओके आपको फोर्स नहीं करेंगे। तो इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज 50,000 और लेस, तो आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ओके तो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 और लेस तो वो वॉलंटरी है। लेकिन मैंडेटरी कब है? अब ये तीनों कंडीशंस केयरफुली देखना कि आपको ईवे बिल मैंडेटरी कब है। अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000, आई रिपीट एक्सीड्स 50,000, तो ईवे बिल कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। जॉब वर्क होगा। अभी हमने जैसे जॉब वर्क के कॉन्सेप्ट पढ़े। अगर आप गुड्स जॉब वर्कर को भेज रहे हैं, सुनो, आप गुड्स जॉब वर्कर को भेज रहे हैं तो ईवे बिल आइदर प्रिंसिपल बनाएगा या जॉब वर्कर बनाएगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो दोनों में से कोई भी बना सकता है, हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और यहां पे अगर ये मूवमेंट इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो ईवे बिल कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। एक बार फिर से, अगर आप गुड्स किसको भेज रहे हो? जॉब वर्कर को, तो ईवे बिल प्रिंसिपल या जॉब वर्कर दोनों में से कोई भी बनाएगा, हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और अगर आपका जॉब वर्कर अदर स्टेट में है और आपके गुड्स की मूवमेंट इंटरस्टेट है, सुनो एक बार फिर से, आपका जॉब वर्कर अदर स्टेट में है और गुड्स की मूवमेंट इंटरस्टेट मूवमेंट है, तो यहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। फिर 1 रुपए की क्यों ना वैल्यू हो। मतलब सर ये हुआ
कि अगर हमारा जॉब वर्कर इंट्रा है तो 50,000 की लिमिट है। मतलब नॉर्मली जब भी गुड्स मूव करोगे किसी भी पर्पस के लिए तो 50,000 की लिमिट है। लेकिन दो ऐसी केसेस है कि जहां पे आपका वैल्यू 1 रुपया भी होगा तो भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, एक हुआ जॉब वर्कर जहां इंटरस्टेट मूवमेंट हुई, और दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर आपको सेक्शन 24 याद होगा, आई रिपीट सेक्शन 24 याद होगा, तो आपको याद होगा कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स मतलब क्या। ओके, सेक्शन 24 का सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कुछ याद आ रहा है? अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ओके, लेकिन उसके दो एक्सेप्शंस मैंने पढ़ाए थे डिटेल में। पहला कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और इंटरस्टेट सर्विस क्यों ना हो तभी आपको यहां पे बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। और दूसरा मैंने पढ़ाया था हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ओके, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स आपका इंटरस्टेट मूवमेंट में है तभी आपको बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। एंड ए पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24(1 and 2)। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है टिल थ्रेशोल्ड आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इवन दो वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो। लेकिन वहां पे भी अगर आप पढ़ते हो और यहां पे भी पढ़ते हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वो दो कंडीशन पे आपको हैंडीक्राफ्ट गुड्स अलाउड थे इंटरस्टेट मूवमेंट विद थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट। ओके, विद थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट। कौन से दो केस में? कि आपके पास पैन होना जरूरी है, याद आ रहा है आपको? आपके पास पैन होना जरूरी है और आप ईवे बिल बनाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। ओके, वैल्यू कुछ भी हो आप ईवे बिल बनाओगे। तो दो ऐसी केसेस है, कौन सी? जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ध्यान सुनिएगा, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो केस में अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो आपको ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। हाँ, बाकी केस में अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे तो आप जे टाइप करो, मतलब आपको ये दोनों पॉइंट क्लियरली समझ में आ गए। नाउ ओके, तो अब ये ईवे बिल कौन? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, आपको मतलब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स उसको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। बहुत सी बार एक सवाल आता है कि सर क्या जरूरी है कि हम ही ईवे बिल बनाए? ओके, क्या जरूरी है कि हम ही ईवे बिल बनाए? क्या हम ये ईवे बिल की अथॉरिटी ईसीओ को, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, सर मैं अमेजोन के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने ओके अमेजोन को ही अथॉरिटी दे दी है कि आप ही ईवे बिल बना लो। और अमेजोन तो आपसे ये लेती है अथॉरिटी, क्योंकि बताओ कि आपको अमेजोन जो है यहाँ पे ओके वो यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती है यहाँ पे फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आपने अगर ईवे बिल बनाने के लिए डिलीवरी लेट कर दिया, डिस्पैच लेट कर दिया, तो उनका एक जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में अमेजोन जो है बेटा ओके या तो आपसे खुद अथॉरिटी ले लेला है कि आप टेंशन मत लो, हम ईवे बिल बना लेंगे, फटाफट ईवे बिल बना के गुड्स का डिस्पैच कर देंगे। तो ऐसे केस में ओके क्या मैं ईसीओ को या कुरियर एजेंसी को या ट्रांसपोर्टर को मैं यहाँ पे अथॉरिटी दे सकता हूँ क्या कि भाई ईवे बिल वही बना ले? तो यस ओके, मैं अथॉरिटी दे सकता हूँ, यानी रजिस्टर्ड पर्सन या उसके भी यहाँ पे ईसीओ या कुरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्टर ओके वो ईवे बिल यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं आपके भी यहाँ पे। ये समझा होगा तो आप ओके यहाँ पे ईसीओ टाइप करो बेटा, तो यस यहां पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां लिखा है कि पार्ट ए। सर ये क्या होता है पार्ट ए? तो चलिए अब थोड़ा आगे के डिस्कशन में जाते हैं। ओके, आप ईवे बिल जनरेट कर रहे हो, ईवे बिल का फॉर्म होता है EWB01। ओके, आपका फॉर्म होता है, यहां लिख दो EWB01। ओके, चलिए आपको ईवे बिल जनरेट करना है, आप अपना ईवे बिल जनरेट कर रहे हो। ओके, अब ये जो ईवे बिल आप जनरेट कर रहे हो वो तो कोई भी आपने मोबाइल लिया और मोबाइल से ईवे बिल आप चले गए ईवे बिल पोर्टल पे। ईवे बिल पोर्टल पे जाने के बाद आप ईवे बिल जनरेट कर रहे हो। इसमें आपके सामने दो पार्ट आएंगे। तो चलो मैं ओके मेरा गुड्स ट्रक रेडी है या मैं जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ ओके सब रेडी है। मैं ओके मोबाइल में जा रहा हूँ, ओके पोर्टल पे जा रहा हूँ, ईवे बिल पोर्टल पे मेरा जीएसटीएन डाल रहा हूँ। ओके, मेरा जो जीएसटीएन है वो जीएसटीएन मैंने डाल दिया। ओके, और मेरा यूजर आईडी पासवर्ड जो भी होगा मैंने डाल दिया और मैंने ईवे बिल का फॉर्म ओपन कर दिया। फॉर्म आएगा EWB01। ओके, EWB01 में दो पार्ट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आप अच्छे से समझ लो। पहला ओके मुझे जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर अगर ईवे बिल्स ओके सप्लायर जनरेट कर रहा है तो सप्लायर का जीएसटीएन। ओके, रिसिपिएंट भी जनरेट कर रहा होगा ओके तो भी उसको सप्लायर का जीएसटीएन देना पड़ेगा। अगर सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर यहां देने की जरूरत नहीं है, वहां ऑप्शन आता है अनरजिस्टर्ड का। लेकिन अगर सप्लायर का जीएसटीएन है तो आप सप्लायर का जीएसटीएन जरूर दे। ओके, आप सप्लायर का जीएसटीएन जरूर दे। उसके बाद में दूसरा उन्होंने पूछा प्लेस ऑफ डिस्पैच। प्लेस ऑफ डिस्पैच, हाँ प्लेस ऑफ डिस्पैच समझ लो। लेट्स से एग्जांपल मैं पुणे से डिस्पैच कर रहा हूं तो क्या मुझे पूरा डिटेल एड्रेस देनी पड़ेगी कि पुणे का यहाँ पे ये एड्रेस नहीं। ओके, जहां मेरा जस्ट पोस्टल पिन कोड होगा, आई रिपीट पोस्टल पिन कोड होगा, तो जो भी होगा 44460 ओके 260001 जो भी होगा तो मैं पोस्टल पिन कोड यहाँ पे दे दूंगा। पोस्टल पिन कोड मोर देन इनफ है। उसके बाद में जीएसटीएन ऑफ द रिसिपिएंट, जो भी रिसिपिएंट है उसका जीएसटीएन मुझे यहाँ पे दे दिया। चलो रिसिपिएंट
का GST मैंने दे दिया। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ, तो समझ लो मैं ये गुड्स दिल्ली भेज रहा हूँ, तो अगर मैं ये गुड्स दिल्ली भेज रहा हूँ तो जहां पे भी मुझे भेजना है वहां का पिन कोड लेना पड़ेगा। अरे रिसिपिएंट का पिन कोड है क्या, नहीं है, तो चलो रिसिपिएंट का पिन कोड ले लो फटाफट। ओके, इनवॉइस में लिखा होगा तो अच्छी बात है। ओके, तो रिसिपिएंट का पिन कोड आपने ट्रेस करके वो डाल दिया। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर, और मैं आपको बताता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप ई इनवॉइस बनाते वक्त, मेरे वर्ड सुनना, ई इनवॉइस बनाते वक्त आप स्कीमा में दे दोगे, INV01 के स्कीमा में ये सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे, तो आपका ई वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। क्योंकि यहां पे ई इनवॉइस पोर्टल जो है वो सारा डेटा GST पोर्टल पे आपके GSTR1 के लिए और ई वे बिल के लिए भेज देता है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां भी दिया तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब क्या, अगर आपने इनवॉइस बनाया होगा तो इनवॉइस नंबर, आपने बिल ऑफ सप्लाई बनाया होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, आपने ट्रांसफर चालान बनाई होगी तो ट्रांसफर चालान, उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डेट क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, ओके, वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपको यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा। HSN कोड, हाँ HSN कोड यहां पे आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होगा तो 2 डिजिट, अबव 5 करोड़ होगा तो 4 डिजिट। यहां पे अलग है, ई इनवॉइस के HSN कोड की लिमिट अलग है और ई वे बिल के HSN कोड की लिमिट अलग है। यहां पे 5 करोड़ तक होगा तो 2 ही डिजिट के HSN कोड आपको देने पड़ेंगे, और 5 करोड़ के ऊपर होगा ओके तो यहां पे 4 डिजिट के HSN कोड देने पड़ेंगे। और लास्ट में रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, भाई ट्रांसपोर्टेशन के क्या रीजन है वो भी आपको देना पड़ेगा। चलिए, ये तो हुआ पार्ट ए ऑफ ई वे बिल। ओके, पार्ट बी क्या है, क्या सर एग्जाम में पूछते हैं, नहीं, पर आपके नॉलेज में होना जरूरी है। पार्ट बी में आपको व्हीकल नंबर, चलो पार्ट बी ओपन हो गया, व्हीकल नंबर फॉर रोड। ओके, जैसा स्पेशली रोड के केस में व्हीकल नंबर, अगर आपका ट्रेन से जा रहा होगा, सुनो मेरी बात, अगर आपका ट्रेन से जा रहा होगा ई वे बिल बनाना पड़ता है। ओके, एयर से जा रहा है तो ई वे बिल बनाना पड़ता है। ओके, अगर आपका गुड्स यहां पे अगर आपका गुड्स ट्रेन से जा रहा है ई वे बिल बनाना पड़ेगा। व्हीकल मतलब सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ई वे बिल बनाना पड़ेगा, पर स्पेशली बाय रोड होगा तो आपको उस व्हीकल का नंबर यानी ट्रक नंबर डालना पड़ेगा। रोड के केस में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, आपको पार्ट बी में उसका ट्रक नंबर डालना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर मतलब क्या, ओके, गुड्स रिसिप्ट नंबर मतलब आपका फ्रेट नंबर, रेलवे रिसिप्ट, RR नंबर, लॉरी रिसिप्ट वगैरह जो भी ट्रांसपोर्ट, एयरवे बिल बाय एयर होगा तो एयरवे बिल नंबर, ये आपको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो डालना पड़ेगा। और इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेता हूं। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार पार्ट ए की इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर पर्सन है वो कंप्लीट कर देता है, पर पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ओके जो रजिस्टर पर्सन है, मे बी सप्लायर, मे बी रिसिपिएंट, वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। सर पार्ट बी की इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी तक जो ट्रक से जाने वाला है वो ट्रक फाइनल नहीं हुआ। जैसे मैंने अपने ओके ट्रांसपोर्टर को कॉल किया, भाई गुड्स दिल्ली भेजना है। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि सर आप एक काम करो, यहां पे गुड्स लेके आ जाओ, ओके जो भी ट्रक जाएगा मैं भेज दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि भाई गुड्स मैंने ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर तो कर दिया, पार्टी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी, लेकिन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन जो है मैं अभी तक फिलअप नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि उसका ट्रक फाइनल नहीं हुआ है कि कौन से ट्रक से गुड्स जाएगा, तो वो मैंने पेंडिंग रहने दी। उसके बाद में अभी तक उसने मुझे फ्रेट नोट नहीं दिया है या उसने मुझे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, इसकी वजह से पार्ट बी की इंफॉर्मेशन मेरी पेंडिंग है। तो ऐसे केस में बहुत सी बार ओके जो ई वे बिल जनरेट करेगा रजिस्टर पर्सन, वो ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देता है या कुरियर एजेंसी को असाइन कर देता है, या फिर यहाँ पे ओके ईसीओ को असाइन कर देता है कि एक काम करो, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट कर देना। तो वो जो ई वे बिल आप जनरेट कर रहे हो उसका लिंक उसको ओके वो ट्रांसपोर्टर को ट्रांसफर कर देता है कि आप पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट कर लो। तो अकॉर्डिंगली पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कभी कभी ट्रांसपोर्टर भी कंप्लीट कर लेता है। साथ साथ में बहुत सी बार ऐसा है कि रजिस्टर पर्सन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की अथॉरिटी, यानी रजिस्टर पर्सन पार्ट ए और पार्ट बी की अथॉरिटी दोनों की ईसीओ को, कुरियर एजेंसी को या ट्रांसपोर्टर को दे देता है। तो एक बात थोड़ा थोड़ा केयरफुली समझना, और कौन सी बात आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे कि ओके जो ई वे बिल जनरेट कर रहा है वो दोनों इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है, कर सकता है, या फिर वो पार्ट ए की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देगा, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देगा कि तू कंप्लीट कर ले, या फिर पार्ट ए और बी दोनों इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए वो ट्रांसपोर्टर को या कुरियर एजेंसी या ईसीओ को असाइन कर देगा। ओके, ये वाला पार्ट समझा क्या? ओके, यहाँ पे ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी ये समझा होगा तो ए बी टाइप करो, यानी मुझे समझ जाएगा कि पार्ट ए और पार्ट बी आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। अब नीचे कुछ मैंने यहाँ पे ओके और एडिशनल पॉइंट्स आपको दिए हैं। भाई कौन से? नॉट अलाउड टू बी फर्निश इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड फॉर 2 consecutive टैक्स पीरियड, ओके और 2 month और क्वार्टर। ये थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। ओके, क्या है कि अगर आपने 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न नहीं दिए,
ओके दो टैक्स पीरियड के रिटर्न नहीं दिए, या 2 मंथ या क्वार्टर के, मतलब कंपोजिशन लेवी होगी तो आपने जीएसटीआर 1 नहीं दिया, दो टैक्स पीरियड का, या 2 मंथ का आपने जीएसटीआर 3 भी नहीं दिया, या 2 टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 4 नहीं दिया, सीएमपी 08 नहीं दिया, तो आपका ईवे बिल ब्लॉक कर दिया जाता है, आपका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओके, और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि इफ डिस्टेंस, देखो, if distance up to 50 kilometers within state or union territory in case of transportation from place of business to transporter's place, तो फिर ई-वे बिल ऑप्शनल है। ओके, ये वाला पॉइंट समझ लो, मतलब क्या, मतलब ये जो है ना पार्ट बी वाला, हाँ, वहां पे भी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, पर पार्ट बी स्पेशली, ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं पार्ट बी जो है, पार्ट बी ऑप्शनल है। ओके, अब देखो क्या होता है, जैसा मेरा जो है ट्रांसपोर्टर है जो गुड्स को दिल्ली लेके जा रहा है, ओके, जो गुड्स को दिल्ली लेके जा रहा है, अब वो ट्रांसपोर्टर पुणे के बाहर है और लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर है, यानी वो ट्रांसपोर्टर कह रहा है कि नहीं, ओके सर, मैं ट्रक अंदर नहीं भेजूंगा, आप गुड्स जो है आपके 2-3 जो बॉक्सेस है जिसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर है, तो आप बॉक्सेस मेरे ट्रांसपोर्ट हाउस तक लेके आ जाओ, ओके, और फिर यहाँ से मैं ट्रक से भेज दूंगा। अब मैंने ओके एक ऑटो कैरेज वाले को रोका, मैंने कहा रुक जा भाई, ऑटो कैरेज वाला रुक जा, ये 2 बॉक्स लोड करते रहे इसमें, और वो 25 किलोमीटर दूर जो ट्रांसपोर्टर वहां ले जाना है, मतलब उसका डिस्टेंस जो है, ओके, यहाँ पे जहां तक देखा जाए 50 किलोमीटर के अंदर है। यह समझ लो, एग्जांपल लो दिल्ली में कोई बिजनेसमैन चांदनी चौक पे है, अब चांदनी चौक इतना बिजी और कंजेस्टेड एरिया है, ओके, कि वहां ट्रक नहीं जा सकता, वहां छोटे छोटे ऑटो कैरेज ही जाते हैं। अब जहां तक देखा जाए तो अब उसको कोई माल भेजना है कोई अदर स्टेट में या कोई अदर प्लेस पे, तो वहां ट्रक तो नहीं जा सकता है, तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि एक काम करो, आप माल भेज दो, मैं लेके जाऊंगा। अब उसने जो है दिल्ली के बाहर एक ट्रांसपोर्टर था, और वो ट्रांसपोर्टर को ओके एक छोटे से ऑटो कैरेज में डाल के गुड्स को भेज दिया। अब ऑटो कैरेज में डाल के गुड्स को भेज दिया, तो अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है, विद इन अ स्टेट, मतलब इंटरस्टेट नहीं, स्टेट के अंदर, और 50 किलोमीटर के अंदर है, तो क्या वहां पे ई-वे बिल बनाने पड़ते हैं? यस, वहां पे भी ई-वे बिल बनाने पड़ते हैं, वहां पे भी ई-वे बिल बनाने पड़ते हैं, यानी ये केस में तो 2 ई-वे बिल बनाने पड़ेंगे, यहां से ओके मेन ट्रांसपोर्टर तक, यानी ट्रांसपोर्टर्स प्लेस तक, और उसके आगे दूसरा ई-वे बिल। तो पहला जो ई-वे बिल बनेगा 50 किलोमीटर के अंदर जिसका ट्रांसपोर्ट है विद इन अ स्टेट, तो वो केस में आप स्पेशली गुड्स लेके जा रहे हो ट्रांसपोर्टर प्लेस तक, तो वो केस में सिर्फ आपको पार्ट ए की इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, वो ऑप्शनल है, देना है तो दो, नहीं देना है तो दो, वो ऑटो वाले का जो ऑटो कैरेज है उसका व्हीकल नंबर देना है तो दो, नहीं तो मत दो। हाँ, लेकिन फिर आपको एक और ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, और वो ई-वे बिल जो जनरेट करना पड़ेगा वो ट्रांसपोर्टर के प्लेस से, तो आप जो भी स्टेट को भेजना चाहते हो या जो भी सिटी को भेजना चाहते हो वहां तक, तो वो जो है उसका ई-वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये केस में 2 ई-वे बिल है, पर सेकेंड ई-वे बिल में आपको पार्ट ए या पार्ट बी दोनों की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आई क्या बात समझ में? ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बेटा 3 टाइप कीजिएगा, हम 3rd कॉन्सेप्ट पे थे, ओके, तो 3 टाइप कीजिएगा यहां पे। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? अब जैसे हमने यहां पे देखा कि आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू ई-वे बिल बनाने के लिए 50,000 के ऊपर होनी चाहिए, तो मैंडेटरी ई-वे बिल जनरेशन, ओके, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000, वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? तो वैल्यू जो डिटरमाइन होगी बेटा यहां पे एज पर सेक्शन 15 डिटरमाइन होगी, एज पर सेक्शन 15 डिटरमाइन होगी। सेक्शन 15 1 2 3 अगर आपको याद होगा, रीड विथ रूल्स भी यहां पे कंसीडर किए जाएंगे। तो 15(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) की एडिशन करके और डिस्काउंट काट कर, और अगर आपका वैल्यूएशन रूल में होगा, रूल 27, 28, 29, 30, 31 ओके या 32, उसके हिसाब से जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू ली जाएगी। ओके, और वो वैल्यू जो आपने इनवॉइस में डिक्लेयर की है, डिक्लेयर या चालान में, बिल ऑफ सप्लाई में डिक्लेयर किया है, तो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू आपकी निकाली जाएगी। तो सर सेक्शन 15 से, लेकिन इसमें एक खास बात है जिसके ऊपर हम आगे प्रॉब्लम यहां पे देखेंगे। ओके, पर यहां खास बात क्या है? ओके, खास बात ये है कि आप जब जो कंसाइनमेंट की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसमें जीएसटी इंक्लूड करोगे, आप जीएसटी इंक्लूड करेंगे। ओके, जीएसटी इंक्लूड करेंगे मतलब क्या? समझ लो आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू है, जस्ट मिनट बेटा, सभी कैलकुलेटर लो, आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू समझ लो 48,000, सेक्शन 15 के हिसाब से आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू है 48,000 इनटू उसके ऊपर 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी है, प्लस इक्वल्स टू, तो आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू 56,640 है। तो जीएसटी ऐड कर, आई रिपीट, जीएसटी ऐड कर आपको वैल्यू लेनी है फॉर ई-वे बिल।
ईवे बिल, मतलब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 56 यानी 50,000 से ज्यादा है तो आपको ईवे बिल यहां पे जनरेट करने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं सेक्शन 15 पढ़ूं तो सेक्शन 15(2)(a कहता है कि जब भी आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे, सेक्शन 15(2)(a कहता है कि जब भी आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे तो आप टैक्सेस को एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, तो हाँ बेटा, टैक्सेस को वैसे तो एक्सक्लूड करना पड़ता है, लेकिन जब आप कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर ईवे बिल निकाल रहे हो तो वो केस में आपको टैक्सेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये टैक्सेस को इंक्लूड करके आपको देखना पड़ेगा कि 50,000 क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका 50,000 क्रॉस हो गया तो आपको यहां पे ईवे बिल बनाना पड़ेगा। तो ये जो है जीएसटी एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा स्पेशली फॉर ईवे बिल। लेकिन एक्सक्लूड क्या बेटा? तो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम सबसे। चलो ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। अगर आप कैलकुलेटर लेते हो, आपका जो है यहां पे क्या हो गया, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो आपका 30,000 का टैक्सेबल सप्लाई है और 25,000 का एग्जाम सप्लाई है, तो टोटल कितना हुआ आपका 55,000 और टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी। तो वो क्या कहते हैं, अब आपका क्लाइंट मेरे पास आ गया, ओके, और वो पूछ रहा है, समझ लो कोई क्लाइंट है और मेरे पास आ गया, पूछ रहा है कि सर मुझे ईवे बिल बनाना पड़ेगा क्या? एक ही बिल में मैं दो गुड्स भेज रहा हूं, एक टैक्सेबल वैल्यू 30,000, ओके 30,000, और यहाँ पे एग्जम्प्टेड वैल्यू 25,000, ओके। तो दैट सिंगल इनवॉइस फॉर रुपीज 25,000, सॉरी 55,000, वो सिंगल इनवॉइस है। सो शुड आई जनरेट द ईवे बिल? ओके, व्हाट आई विल से, वेट, okay, now value of exempt supply, okay, should be excluded. One very important point, if you are exclusively supplying exempt supply goods like vegetables, like यहाँ पे fruits etc, which is completely exempted, then no need of generation of e-way bill and no need to generate e-way bill. exempt supply को e-way bill नहीं लगता है। exempt supply includes nil rate supply, only exempt supply, non taxable supply, जिसको e-way bill नहीं लगता है। और if you are making two combined supply of taxable and exempt, आप combined supply कर रहे हो taxable और exempt को, तो exclude the exempt। अगर आप exempt exclude कर देते हो तो आपका 30,000 रुपए का सप्लाई है, प्लस उसके ऊपर समझ लो 18% यहाँ पे जीएसटी, अगर वो भी ऐड कर दूं तो 35,400 ही होगा। अगर 35,400 होगा तो नो नीड टू जनरेट ई-वे बिल। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर ये आपको डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू समझ में आया होगा तो 4 टाइप कीजिएगा, मतलब यहाँ बेटा मैं समझ जाऊंगा कि यस ओके ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट व्हेन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, आपको ई-वे बिल कब जनरेट करना पड़ता है? ओके, तो उसके बारे में और थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में और इंसाइट लेते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या आपके? यस और नो बताओ फटाफट। चलिए, व्हेन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, वो क्या कहते हैं यहां पे? गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय एयर और वेसल। ओके, आपका गुड्स बाय रोड जा रहा होगा, आपका गुड्स बाय रेल जा रहा होगा, आपका गुड्स बाय एयर या वेसल जा रहा होगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं कि आपका गुड्स बाय रोड जा रहा है। तो अगर रोड जा रहा है तो ई-वे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ई-वे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। मतलब क्या? मतलब आप साइड में लिख सकते हो, ओके, पार्ट ए प्लस पार्ट बी, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। ओके, दोनों इंफॉर्मेशन, पार्ट ए प्लस पार्ट बी, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, रिगार्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट, यानी ओके सर पार्ट ए मैंने कंप्लीट कर दिया तो क्या मैं मूवमेंट स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं। ओके, पार्ट ए और प्लस पार्ट बी दोनों भी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप जो है यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट कर सकते हो। चलिए सर, ये समझ में आ गया। बाय रोड होगा तो अब रोड में मैं और 2 पार्ट करना चाहूंगा। ओके, रोड के केस में और 2 पार्ट। ओके, अगर आपका सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन होगा, सुनिए यहाँ पे, अगर आपका सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन होगा और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब सर ये सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन यानी क्या? मतलब आप खुद के व्हीकल पे या हायर्ड या पब्लिक कन्वेंस से लेके जा रहे हो। ओके, यानी आपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपॉइंट नहीं की, आपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपॉइंट नहीं की, आपका खुद का व्हीकल होगा या आपने हायर किया होगा व्हीकल। ओके,
तो और आपने 1 महीने के लिए ट्रक हायर कर लिया, 2 महीने के लिए ट्रक हायर कर लिया, या कोई पब्लिक कन्वेंस से लेके जा रहे हो, गवर्नमेंट बसेस है, गवर्नमेंट ये है, उससे लेके जा रहे हो, तो फिर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन को कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टर तो कोई है ही नहीं। ओके, आपका खुद का व्हीकल है, आपके खुद का व्हीकल है, तो आप ओके ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पार्ट ए मैं कंप्लीट कर लेता हूं और पार्ट बी असाइन कर देता हूं। किसको असाइन करोगे? ओके, आपके खुद के व्हीकल में लेके जा रहे हो, तो ऐसे केस में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रजिस्टर पर्सन को ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी यानी ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये केस में आप ऐसा कर सकते हो कि पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट कर दो, हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेकिन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन के लिए आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हो कि ठीक है भाई, एक काम कर, पार्ट बी की जो इंफॉर्मेशन है वो तू कंप्लीट कर ले। तो ये हम स्पेशली किसके बारे में देख रहे हैं? हम ये स्पेशली बात कर रहे हैं जब गुड्स की मूवमेंट है और वो गुड्स की मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होगी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होगी। सर, अगर ट्रांसपोर्ट के केस में क्या ये जरूरी है कि पार्ट बी की इंफॉर्मेशन हम ट्रांसपोर्टर को ही दे? नहीं, आप भी कंप्लीट कर सकते हो, ये तो अच्छी बात है। अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो वो केस में आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हो। चलिए, अब थोड़ा ट्रांसपोर्टर के बारे में समझ लेते हैं। अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अनरजिस्टर्ड होगी तो वो अनरजिस्टर्ड के केस में उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर, सुनिएगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ओके, ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर का कॉन्सेप्ट जब मैंने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड का चार्ट पढ़ाया था तब भी लिया था। तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर उसको लेना पड़ेगा। और जीटीए जो रजिस्टर्ड है और उसका सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको ईवे बिल में जीएसटी कोड करना पड़ेगा। और अगर जीटीए के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, ओके, जीटीए के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, ओके, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, और यहां पे बहुत सी बार रजिस्टर्ड पर्सन जीटीए को अपॉइंट करता है कि चल यार तू मेरे भी आप पे पार्ट बी को कंप्लीट कर दे, तो और वो रजिस्टर्ड है पर उसके बहुत मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है। तो ऐसे केस में जब पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर कंप्लीट कर रहा है तो वो केस में उसके इतने सारे जीएसटी जो उसको कोड करने पड़ते हैं ईवे बिल में, तो वो ओके यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। तो अगर उसके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो फिर उसको एक कॉमन यूईएन मिलता है। यूईएन मतलब यूनिक एनरोलमेंट नंबर, यानी वो मल्टीपल जीएसटी यूज ना करते हुए एक जस्ट कॉमन यूईएन भी ईवे बिल में यूज कर लेता है तो भी चलेगा। एक बार फिर से, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एनरोलमेंट नंबर एंड कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर। यूनिक एनरोलमेंट नंबर मतलब अनरजिस्टर्ड के केस में, और कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर मतलब क्या कि मल्टीपल जीएसटी है। ओके, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर की हर स्टेट में ब्रांचेस है, मल्टीपल जीएसटी है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है ईवे बिल जनरेट करने के लिए। तो फिर ऐसे जीटीए जो है वो कॉमन यूईएन ले सकते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तो बेटा 5 टाइप कीजिएगा। ओके, मैं सच में कहता हूं ये कॉन्सेप्ट इतना इजी वे में आपको प्रेजेंट करके दे दिया है। ओके, कि जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, टेक्स्ट पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप जो है इसको आपको ये बहुत इजी जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तो 5 टाइप करो, मतलब मैं यहां समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल। ईवे बिल की वैलिडिटी क्या है? अब देखो, वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, अब जो आप ईवे बिल जनरेट करते हो इसकी एक टाइम होता है, और अगर आपने ईवे बिल जनरेट किया है तो विद इन दैट टाइम आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, विद इन दैट टाइम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, अगर विद इन दैट टाइम आप गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए तो वो सिचुएशन में आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। तो अब देखो क्या है, ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है वो वैलिडिटी। थोड़ा मैं इस कॉन्सेप्ट को और समझाऊंगा। वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब ये अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, पहला कॉन्सेप्ट को समझ लो, मतलब आपके कार्गो जो है बड़े बड़े कार्गो नहीं है। अब ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, तो मैं आपको कहूंगा ओके कि भाई लेक्चर को पॉज करो, अभी गूगल सर्च में डालो ओवर डायमेंशनल कार्गो, ऐसे इमेजेस आपके सामने आएगी कि बड़े बड़े ट्रक है, आपने देखे होंगे, और बड़ी बड़ी मशीन्स एंड पाइप्स उसमें लोडेड है। ओके, उसको कहते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। उसको अब हम उसके डेफिनेशन में नहीं जाएंगे और ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट एंड एक्सेट्रा। बस आप इमेजेस से समझ लेना, एग्जाम में कोई पूछने वाले नहीं है। ओके, बड़े ट्रक है, ओके, बड़ी बड़ी मशीन उसके अंदर लगी है। ओके, वो जो है ना ट्रक, ऐसे टायर्स जिसको 32 टायर्स होते हैं और बड़ी बड़ी मशीन उसमें बड़े बड़े पाइप्स उसके लगे रहते हैं, उसको कहते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओके, तो अगर आपका ट्रक जिसमें अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है और ऐसा ट्रक, ओके, ऐसा व्हीकल जिसमें ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो आपको 200 किलोमीटर तक एक दिन की ईवे बिल की वैलिडिटी मिलेगी। मतलब आपका यहाँ पे जो
देखो 200 किलोमीटर का ही ट्रांसपोर्ट है, ओके आपका जर्नी 200 किलोमीटर का ही है, तो आपको एक दिन का ईवे बिल मिलेगा। यानी गवर्नमेंट ये मानती है कि आप एक दिन में 200 किलोमीटर कंप्लीट कर सकते हो, ओके एक दिन की वैलिडिटी होगी। सर अगर मैंने एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किया और गुड्स को नहीं पहुंचाया, तो नहीं पहुंचाया आपने एक दिन के अंदर गुड्स को, और उसके बाद में अगर आपका ट्रक पकड़ा गया तो बेटा पूरी बारात आएगी, हो सकता है गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाए, हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका ईवे बिल एक्सपायर हो गया, उसके बाद में भी आपका रोड पे ट्रक दिख रहा है, ओके, और वो पकड़ा गया तो पूरी बारात आएगी। इसलिए आपको एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ओके। तो अप टू 200 किलोमीटर, मतलब वो 50 किलोमीटर हो, 100 हो, 150 हो, आपको एक दिन का ईवे बिल मिलेगा। सर पर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से मैं 200 किलोमीटर कंप्लीट नहीं कर पाया, एक्सीडेंट हो गया या स्ट्राइक हो गई या फिर कोई यहाँ पे कोई अदर जेन्युइन रीजन है, ओके, तो यहाँ पे भारत जोड़ो आंदोलन है, ओके, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में कुछ नहीं है, मोबाइल में जाओ, ओके, अपने ईवे बिल के ईवे बिल को क्लिक करो, एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन क्योंकि एक्सपायर होने वाला है तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन 8 आवर्स, यानी जब भी एक्सपायर हो गया वहां से 8 घंटे के अंदर अंदर आप एक्सटेंशन ले लो, आपको और एक्सटेंशन मिल जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है, ओके। तो ये देखा हमने जहां तक है वो अदर देन और डायमेंशनल कार्गो। सर अगर मेरा जो रूट है उसका डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर से ज्यादा है, सर ये डिस्टेंस कैसे पता चलता है? अप्रोक्सीमेट ये डिस्टेंस आपके पिन कोड के बेस में मिल जाता है, ओके, मतलब ईवे बिल की खुद की वेबसाइट है या अदर वेबसाइट पे आप डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपने प्लेस ऑफ डिस्पैच का पिन कोड डाला हुआ है और डेस्टिनेशन का पिन कोड डाला है, तो उसके बेस पे आपको एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मिल जाता है, ओके। तो वो आप यहाँ ले सकते हो। अगर सर मेरा जो डिस्टेंस होगा वो 200 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो ओके, जैसा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां गुड्स मुझे पहुंचाना है, तो वो कहते हैं फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट दे रहा, यानी एडिशनल 200 होगा या उसका पार्ट होगा, समझ लो 100 ही होगा, 50 किलोमीटर होगा, ओके, यानी अगर आपका 200 या उसका पार्ट होगा तो 1 एडिशनल डे आपको और मिल जाएगा। समझ, मैं तो ये कहता हूं आपका 205 किलोमीटर होगा, कम ऑन कितना? 205 किलोमीटर होगा तो भी आपको 2 दिन मिल जाएंगे, ओके, ईवे बिल के 2 दिन मिल जाएंगे। लोग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, सेफर साइड, ओके, 5-10 किलोमीटर बढ़ा के लिख देते हैं, मतलब 2 दिन का ईवे बिल ले लेते हैं। गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट कहती है ईवे बिल बना रहा है ना भाई, ये बड़ी बात है, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में ओके 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा हो जाता है 200 से तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, ओके, आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है और 750 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है। कितना ट्रांसपोर्ट करना है? 750 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये केस में कितने दिन का ईवे बिल आपको मिलेगा? ओके, हर 200 पे एक दिन और पार्ट पे भी आपको एक दिन मिलेगा, तो मेरे हिसाब से आपको 4 दिन का ईवे बिल मिल जाएगा, ओके, 4 दिन का ईवे बिल मिल जाएगा। तो ये था अदर देन और डायमेंशनल कार्गो। नाउ इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो वो केस में लिमिट है 20 किलोमीटर, क्योंकि ट्रक बहुत स्लो चलते हैं, ओके, मुश्किल से 20 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं एक दिन में, तो अप टू 20 किलोमीटर एक दिन, और फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर से अपार्ट दे रहा हूं आपको 1 एडिशनल डे आपको मिल जाएगा, ओके। और मल्टी मॉडल शिपमेंट होगा। अब ये मल्टी मॉडल शिपमेंट वेयर 1 लेग इन द ओके 1 लेग इन द शिप ऑफ अबव ऑप्शंस आर अवेल। समझ लो मुझे यहां से गुड्स भेजना है विशाखापट्टनम, ओके, ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ओके, यहां से गुड्स भेजना है विशाखापट्टनम, उसमें मैं मल्टी मॉडल शिपमेंट यूज कर रहा हूं। भाई ये मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है? तो मैं यहां से ट्रक में लोड कर रहा हूं, ओके, ट्रक से जाएगा मुंबई पोर्ट तक, ओके, ट्रक से जाएगा मुंबई पोर्ट तक, उसके बाद में मुंबई पोर्ट से लोड होगा शिप में, और शिप से जाएगा विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से वापस ट्रक में लोड होके कस्टमर डेस्टिनेशन जाएगा। यानी मैं उसमें मल्टी मॉडल शिपमेंट यूज कर रहा हूं। और ये सॉरी, और बेटा ये जो वॉयज है, ये जो पूरा वॉयज है, ये जो वॉयज है यहाँ पे ओके सिर्फ एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से नहीं है, इसमें मल्टी मॉडल यूज किया जा रहा है, जिसका उसका 1 लेग शिप है, मतलब जिसमें शिप इन्वॉल्व है, ओके। हाँ, अगर शिप नहीं होगी तो फिर ये प्रोविजन नहीं अप्लाई होगी। अगर उसमें एक लेग शिप में है, ओके, तो फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट होगा, तो आपको अब बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, मतलब आपका ओ डायमेंशनल कार्गो हो ना हो उससे लेना देना नहीं, आप 200 किलोमीटर वाला या 20 किलोमीटर वाला भी ऑप्शन ले सकते हो, मतलब वहां फ्री है, ओके। आपको 20 किलोमीटर वाला ऑप्शन लेना है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ओ डायमेंशनल कार्गो है या नहीं है, वो नहीं है, समझ लो, ओके, मेरा अदर देन और डायमेंशनल कार्गो है, पर मुझे ओके 20 किलोमीटर वाला ऑप्शन लेना है कि भाई ओके मैं 20 किलोमीटर के हिसाब से ईवे बिल लूंगा, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक लेग शिप होना जरूरी है, ठीक है। तो या 200 किलोमीटर वाला भी ले सकते हो, 20 किलोमीटर वाला भी ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ओके, वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम टाइम एट विच ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी बाय ट्रांसपोर्टर, ओके। तो यहां पे ये कंसेप्ट क्या कहता है,
ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि जैसा फ्राइडे को, ध्यान सुनना, फ्राइडे को मैंने पार्ट ए का इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया और पार्ट ए का इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके मैंने जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिए कि भाई ट्रांसपोर्टर का मैंने पार्ट ए का इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया है, अब तू पार्ट बी का कंप्लीट करके ट्रांसपोर्ट कर दे। तो मैंने ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दिया फॉर पार्ट बी। ट्रांसपोर्टर ने जो यहाँ पे पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट की, ट्रांसपोर्टर ने वो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो कंप्लीट की मंडे को। कब कंप्लीट किया बेटा? मंडे को उसने कंप्लीट किया। तो मेरा जो वैलिडिटी पीरियड है क्या वो फ्राइडे से काउंट होगा? नहीं, वो मेरा वैलिडिटी पीरियड फ्राइडे से काउंट नहीं होगा। मेरा वैलिडिटी पीरियड जिस दिन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, स्पेशली बाय रोड, ओके, तब से काउंट किया जाएगा। ओके, नाउ ये फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर्ड ऑन मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे। ओके, मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे, और ई-वे बिल में बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स टाइम पीरियड ऑफ एक्सपायरी। ओके, ये मिडनाइट वाला एग्जांपल मैंने नीचे लिया है। ओके, आप यहां नीचे जोड़ सकते हो और ये मैं आपको समझाता हूं। ओके, और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और विद इन 8 आवर्स आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये वाला जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझो। ओके, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे 14 अप्रैल आपको ई-वे बिल की वैलिडिटी जो 1 डे की है वो पूरा 24 घंटा मिलना चाहिए, और ये मिडनाइट टू मिडनाइट चलता है। 2 वर्ड कैच करो, आपको पूरा 24 आवर्स मिलना चाहिए और ये मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट किया जाता है, यानी ये मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट किया जाता है। समझ लो, 14 अप्रैल सुबह 10 बजे आपने ई-वे बिल जनरेट किया, ईडब्ल्यूबी मतलब ई-वे बिल जनरेट किया। तो अब क्या होगा? आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे सर एक दिन कैसे कैलकुलेट होगा? तो 14 अप्रैल 10 AM से 15 अप्रैल 10 AM तक नहीं, ऐसा नहीं कैलकुलेट होता है। वो मिडनाइट 12 से मिडनाइट 12 कैलकुलेट होता है। तो ये पोर्टल पे अरेंजमेंट है, मिडनाइट टू मिडनाइट कैलकुलेट होता है। तो फिर सर अब देखो मिडनाइट टू कैलकुलेट होता है, तो अब ऐसे केस में 14 AM से लेके रात को 12 बजे, 14-15 के रात को 12 बजे, ये पूरे 24 घंटे नहीं होते हैं। ओके, क्यों 24 घंटे नहीं हो रहे? जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 14 आवर्स ही होते हैं, और अगर हम मिडनाइट ले 14-15 की मिडनाइट ले रात को 12 बजे, तो ये जो कंप्लीट होते हैं ये आपके 14 आवर्स ही कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे केस में ये एक दिन कंप्लीट हुआ नहीं और कैलकुलेशन आपका मिडनाइट टू मिडनाइट होता है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ फर्स्ट डे जो गिना जाएगा वो फर्स्ट डे सक्सीडिंग डे का, आई रिपीट, सक्सीडिंग डे की मिडनाइट हो जाएगी, क्योंकि पहले दिन की मिडनाइट में आपके 24 आवर्स नहीं हुए। तो आपका जो पहला दिन है वो सक्सीडिंग डे की जो मिडनाइट होगी, यानी 15-16 की जो मिडनाइट होगी, ओके, वहां तक पहला दिन होगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे आपको कितने आवर्स मिल गए पता है क्या? आपको यहाँ पे आवर्स मिल गए 24 प्लस यहाँ पे 14, यानी यहाँ पे 38 आवर्स आपको मिल गए। तो आपका पहला दिन 38 आवर्स का होगा, यानी इन शॉर्ट आपका पहला दिन 24 आवर्स से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहली जो 14-15 की मिडनाइट हुई तब तक 24 आवर्स नहीं हुए थे, इसलिए फिर ओके वो सेकंड मिडनाइट तक शिफ्ट हो जाएगा, और सेकंड मिडनाइट तक आपका अब एक दिन जो है ओके ई-वे बिल का जो पहला दिन है वो आपका 38 आवर्स का हो जाएगा। आप सुबह 10 बजे करो, सुबह 6 बजे करो, ओके, या फिर 14 को शाम को 5 बजे करो, कभी भी करो, ओके, आपका जो पहला दिन माना जाएगा वो सक्सीडिंग डे का मिडनाइट माना जाएगा। ओके, ये समझ में आया? और फिर आगे के जो डेज है ई-वे बिल का जो कैलकुलेशन होगा आगे के डेज का, वो 12 AM टू 12 AM ही माना जाएगा। आगे के डेज का 12 AM टू 12 AM ही माना जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिडनाइट टू मिडनाइट होते हैं। तो फिर आगे 24 आवर्स जो है वो पूरे लिए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये कॉन्सेप्ट समझा क्या? अगर ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तो 6 नंबर टाइप कीजिएगा। ओके, वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल 6 नंबर टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पे ओके, मल्टी मॉडल शिपमेंट अगर नहीं समझा होगा तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि अगर 1 लेग शिप में होगा तो वो सिचुएशन में आप 200 किलोमीटर वाले ऑप्शन में भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो, सॉरी 20 किलोमीटर ऑप्शन में भी आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। ओके, वो बहुत से लोग 20 किलोमीटर वाला ऑप्शन लेते हैं, वहां पे आपका कार्गो का और डायमेंशंस नहीं देखे जाते, कार्गो के डायमेंशंस नहीं देखे जाते। नाउ नेक्स्ट, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल। ओके, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल जो है, तो यहां पे कहां का ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट ओके मैंने लिस्ट यहां ली है, बाकी की लिस्ट आप नोट से पढ़ सकते हो, जो नोट्स हमने दी है ई-वे बिल की उसमें, पर जो एग्जाम में पूछ सकते हो उसकी लिस्ट मैंने यहां पे ली है। ओके, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। ओके, नॉन टैक्सेबल गुड्स मतलब क्या? ओके, जैसे
ओके आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जिसके ऊपर लेवी नहीं है, एग्जांपल लिख दो। ओके पेट्रोलियम प्रोडक्ट अल्कोहल, ओके पेट्रोलियम प्रोडक्ट अल्कोहल हो गए तो उसके ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स, ऑब्वियस है बेटा, ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन का समझ लो ईवे बिल बना लिया, इंफॉर्मेशन मैंने पोर्टल पे दे दी। सुनो, ईवे बिल बना लिया और इंफॉर्मेशन मैंने पोर्टल पे दे दी। ओके तो ये तो लीक हो जाएगी इंफॉर्मेशन की कौन से व्हीकल से ज्वेलरी जा रही है, प्रीशियस स्टोन जा रहा है। अगर गलती से भी डिपार्टमेंट से ये लीक इंफॉर्मेशन लीक होगी यहाँ पे गुंडों के पास, तो ऐसे केस में आपका तो ट्रक लूट लिया जाएगा। इसलिए ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन या करेंसी होगा तो इसको ईवे बिल नहीं लगेंगे। पोस्टल होगा, बैगेज होगा तो ईवे बिल नहीं लगेंगे। पर्सनल इफेक्ट यानी हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट यानी क्या, आप घर शिफ्ट कर रहे हो, घर के लिए आपने ट्रक वाले को बुलाया, आपका पर्सनल इफेक्ट है। अगर ट्रक वाले को बुलाया, घर का सामान लेके जा रहे हो तो उसको ईवे बिल नहीं कहा जाता है। पर्सनल इफेक्ट में आप हाउस होल्ड भी लिख सकते हो, हाउस होल्ड गुड्स। ओके घर शिफ्ट के केस में आप ईवे बिल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर, ओके ये जो कंटेनर बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जो एम्प्टी कंटेनर होते हैं, ओके उसका भी ईवे बिल, इवन दो कंटेनर की वैल्यू 50,000 के ऊपर है पर उसका ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल। ओके नॉन मोटराइज व्हीकल मतलब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बुलक कार्ट का, एनिमल के थ्रू। ओके तो वहां ईवे इवन दो वैल्यू 50,000 से ज्यादा है पर ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। नॉन मोटराइज एग्जांपल लिख दो, बुलक कार्ट, एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद में मूवमेंट ऑफ गुड्स, डिफेंस के हो गए, ऑब्वियस है बेटा, डिफेंस के गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और इसकी ईवे बिल बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और वो जो है हम यहाँ पे लीक नहीं कर सकते, इसलिए उसका ईवे बिल नहीं मिलेगा। ओके सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 का कोई सप्लाई होगा जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ओके तो उसका ईवे बिल नहीं बनेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन, कस्टम सुपरविजन में होगा तो उसका ईवे बिल नहीं बनेगा। ओके देयर आर मोर केसेस वेयर नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल, जैसे आप लिख सकते हो एग्जाम गुड्स, एग्जाम गुड्स तो मैंने पढ़ा दिया है। ओके तो उसके लिए हम नोट्स को रेफर कर सकते हो, पर मेन अब मैंने चार्ट में ले लिए कि कहां कहां ईवे बिल नहीं लगेगा। ओके तो चलिए अगर ये समझा होगा तो 7 टाइप कीजिएगा। ओके यहाँ पे तो समझा ही होगा, आप टाइप करते जाओ बस। नाउ उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड आउट बाय, ओके पीआईसी, पीआईसी का मतलब जो पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज यहाँ पे पीआईसी, और पीआईसी का मतलब पर्सन इन चार्ज। ओके ये क्या है, तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी द इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान और बिल ऑफ एंट्री। अब जो मैं पिक्चर यूज कर रहा हूं, ये पिक्चर मैंने सीए इंटर के बुक में दिया था पर ये पिक्चर हमारे डिस्कशन के लिए काम आ जाएगा। ओके ये जो था, हाँ ये पिक्चर जो है यहाँ पे, उनको थोड़ा चार्ट अलग है पर उनको एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ है। अब आप फाइनल के हो, ओके तो आपको इमेजिनेशन आता है और आपने ऑफिस में काम किया है। चलो जैसे ईवे बिल जो है ट्रक का बन रहा है या एयरवे का या ट्रेन का, हम ट्रक का लेते हैं। पर्सन इन चार्ज मतलब ड्राइवर। ओके ये जो ड्राइवर ट्रक का है इसको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। जब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त इसके पास ओके ईवे बिल जो उसने जनरेट किया वो उसका प्रिंट आउट यानी फिजिकल कॉपी उसका रखना पड़ेगा, या फिर ओके वो मोबाइल में भी ईवे बिल का पीडीएफ रख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकता है। साथ साथ में गवर्नमेंट अब इस पे धीरे धीरे फोकस कर रही है कि आप अपने ट्रक में आरएफ डिवाइस लगाओ। ये आरएफ डिवाइस जो है ओके जो भी आपके टोल होंगे वो टोल पे ये आरएफ डिवाइस का डेटा कैप्चर हो जाएगा। ओके और ये डेटा कंटिन्यूअस गवर्नमेंट के पास जाएगा ओके कि आपका व्हीकल कहां पे है। तो आपको आरएफ डिवाइस जो है वो आरएफ डिवाइस भी आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके तो यहां पे देखो वो क्या कहते हैं, मैं वापस आता हूं। हाँ तो जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस है शैल कैरी इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान। ओके इनवॉइस सप्लाई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम वगैरह होगा तो डिलीवरी चालान, अगर वो मूवमेंट ऑफ गुड्स है विदाउट सप्लाई, और इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री। ये डॉक्यूमेंट उसके साथ होना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कॉपी ऑफ ईवे बिल, जो फिजिकल फॉर्म में भी रखो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो, यानी आप पीडीएफ अपने मोबाइल में भी रख सकते हो जो ट्रांसपोर्टर है, या आरएफआई डिवाइस। ओके मैप टू आरएफआई डिवाइस एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस, कन्वेंस को आरएफआई डिवाइस लगाना पड़ेगा और उसके साथ उसकी मैप चाहिए ईवे बिल का। ओके तो वो भी चलेगा। लेकिन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और एयर होगा तो वो केस में आरएफआई, आरएफ डिवाइस नहीं होता। आरएफ डिवाइस सिर्फ ओके आरएफ डिवाइस यानी ये जो आरएफ डिवाइस है ओके ये आरएफ डिवाइस का एक्सेप्शन है कि रेल और एयर केस में आरएफ डिवाइस नहीं होगा, वो सिर्फ रोड के केस में यूज किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट पर्सन इन चार्ज को अपने साथ रखने हैं। नाउ इंस्पेक्शन ऑफ ईवे बिल। ओके अगर अब क्या होगा, अगर ऑफिसर ने रोक लिया ट्रक को, इन बिटवीन रोक लिया, तो इंस्पेक्शन में क्या होगा। ओके इंस्पेक्शन में देखा बेटा कमिश्नर के क्या राइट्स है और पर्सन ओके जिसके गुड्स पकड़े गए रास्तों में उसके क्या राइट्स है, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। ओके कमिश्नर के क्या राइट्स है, कमिश्नर
जो कमिश्नर मतलब कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर, उनका ऑथराइज ऑफिसर जो भी होगा, ओके, राइट टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस टू वेरीफाई द ई-वे बिल, कोई भी कन्वेंस को वो रोक सकते हैं टू वेरीफाई द ई-वे बिल। राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर, ओके, यहां पे ये एरो ऊपर चाहिए, ओके, राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर, मतलब आपके अगर कन्वेंस में आरएफ डिवाइस होगा तो वो एक रीडर उसको अटैच करेंगे और वो रीडर से पूरा डेटा कैप्चर कर लेंगे। और थर्ड, राइट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस, आपके कन्वेंस का वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे ई-वे बिल बताओ, ई-वे बिल बताओ, इनवॉइस बताओ, इनवॉइस के बाद ट्रक, चलो ट्रक का कंटेनर ओपन करो, हमें देखना है आपके ट्रक में क्या क्या है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो आगे देखो वो क्या कहते हैं। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो फिर ऑफिसर को अपनी, यानी उससे कनेक्टेड ही है, ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। रिपोर्ट दो पार्ट में डिवाइड होती है, समरी रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट। सुनिए, रिपोर्ट दो पार्ट में डिवाइड होती है, समरी रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट। यहां पे समरी रिपोर्ट क्या होता है, तो समरी रिपोर्ट जो है यहां पे, और फाइनल रिपोर्ट की टू बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन इन द फॉर्म जीएसटी EWB 03। ओके, वो रिपोर्ट किस में जाएगी, EWB 03 में जाएगी। पार्ट ए 24 घंटे के अंदर उसने क्या क्या इंस्पेक्ट किया उसकी समरी दे दो, और पार्ट बी में उसी फॉर्म में, पार्ट बी में 3 दिन के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन दो, ओके, कि उसने पूरा क्या क्या चेक किया कन्वेंस में। तो रिपोर्ट आपको दो इसमें देना पड़ेगा, 24 आवर्स के अंदर आपको समरी देना पड़ेगा, और आपको जो है यहां पे, सुनिए, आपको जो है यहां पे उसकी एक फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी 3 दिन के अंदर, जिसको फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा यहां पे 3 डेज। ओके, तो ये ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नाउ, जिसका ट्रक रोका गया उसके पास क्या राइट्स है। इफ व्हीकल डिटेन फॉर मोर देन 30 मिनट्स, अगर आपका व्हीकल 30 मिनट से ज्यादा रोका गया तो ट्रांसपोर्ट में अपलोड द इंफॉर्मेशन इन EWB 04 ऑन कॉमन पोर्टल। समझ लो मैं ट्रांसपोर्टर हूं, ओके, ड्राइवर हूं, ड्राइवर ने कॉल किया ओनर को, हमारा ट्रक रोक लिया सर, ओके, तो ओनर बोलेगा एक काम कर, ओके, ई-वे बिल पोर्टल पे जा, ओके, और 30 मिनट के अंदर अंदर अगर हमारा व्हीकल रुका है तो EWB 04 में इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई, ओके, ये ट्रक यहाँ या ये प्लेस पे रोका गया है। ओके, इससे क्या होगा, ये क्यों लाई गई प्रोविजन आपको बताता हूं, कि एक तरह का आप कंप्लेंट दे रहे हो EWB 04 में 30 मिनट्स में कि मेरा ट्रक रोका गया है, डिटेन किया गया है। ओके, तो अब अगर आपने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि मेरा कन्वेंस रोका गया है, तो ऑफिसर अकाउंटेबल हो जाता है कि अब उसको अपनी समरी रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि कोई भी ऑफिसर आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने 30 मिनट से ज्यादा रोका, कि उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, उसको भी समरी रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ती है। ओके, तो ऐसे केस में आपके लिए क्या फायदेमंद है, आपके लिए ये फायदेमंद है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा बताता हूं, अगर आपका ई-वे बिल एक बार वेरीफाई हो गया पूरे जर्नी में, सुनना मेरी बात, आपका ई-वे बिल एक बार वेरीफाई हो गया पूरे जर्नी में, तो इसके बाद आपको अब कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता जब तक सीरियस उनके पास डाउट नहीं है कि इसमें कोई फ्रॉडुलेंट गुड्स होगा। एक बार अगर वेरीफाई हो गया तो पूरे रास्तों में आप कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बेटा, ओके, कोई भी कन्वेंस को रोकना हो तो सोच समझ के कमिश्नर या उसके ऑथराइज ऑफिसर को रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इंस्पेक्शन हो गया तो वो ई-वे बिल पे इंस्पेक्शन, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट आने के बाद बार बार क्यों चेक कर रहे हो भाई, बिजनेसमैन को क्यों परेशान कर रहे हो बार बार, समझ रहे हो आप? तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है, इसलिए बाद में आपको कोई चेक नहीं कर सकता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये हमने देखा, ओके, आपके पास क्या राइट्स है ये समझा होगा। तो बेटा यहाँ पे ओके बताइए समझा है नहीं समझा, और जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो टाइप कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये देखा हमने ई-वे बिल, यहाँ पे पर्सन इंचार्ज को कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ओके, ऑफिसर के क्या राइट्स है, पर्सन के क्या राइट्स है, ओके, नॉन कंप्लायंस ऑफ ई-वे बिल। अब देखो ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने ई-वे बिल नहीं बनाया तो क्या होगा, तो ओके, सेक्शन 122 में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और पेनल्टी कितनी, तो 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, ओके, विच एवर इज हायर। और सेकंड, यहां पे पेनल्टी तो लगाई जाएगी, एंड आपका सेक्शन 129 में ओके, गुड्स, आपका कन्वेंस और गुड्स दोनों भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, यानी ट्रक भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा और गुड्स भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा। एक सवाल ये पूरे डिस्कशन में आपके दिमाग में आ सकता है, सर ये बताइए, ओके, यहाँ पे ओके, आपने अभी बताया कि एक बार अगर इंस्पेक्शन हो जाए तो बाद में नहीं हो सकता है। मैंने कहा बाद में ओके तभी हो सकता है अगर स्ट्रांग रीजन है ऑफिसर के पास कि इसमें कोई फ्रॉडुलेंट, ओके, फ्रॉड किया जा रहा है या फ्रॉडुलेंट गुड्स लेके जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि बाद में कभी नहीं हो सकता, बाद में होगा तो
फिर बहुत स्ट्रांग एविडेंस चाहिए कि इसमें कोई फ्रॉडुलेंट गुड्स लेके जा रहा है तो ही चेकिंग होगा, अदरवाइज कोई भी ओके अलता बलता ऑफिसर रोक दिया उसने, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। उसके बाद में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल। अब ये दो पार्ट को समझ लो, पहला एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और दूसरा कैंसलेशन। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्या है, ओके, और कैंसलेशन दोनों अलग है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और कैंसलेशन अलग है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन मतलब क्या, लेट्स टेक एग्जांपल, ओके, ई वे बिल बनाया गया, ओके, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, और वो ये कि मेरे को परसों ये एक एसएमएस आया, और एसएमएस ये आया कि भाई आपके नाम का ई वे बिल बना हुआ है। अब मैं डर गया, मेरे नाम का ई वे बिल बना हुआ है। ओके, मैंने इमीडिएट अकाउंटेंट को फोन किया कि एक एसएमएस आया है और ई वे बिल बनाया मेरे अपने कंपनी के नाम का, तो कौन सा गुड्स खरीदा हमने। क्योंकि मैं क्यों डरा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मेरे नाम का ई वे बिल बना, मतलब अब मेरे वो स्टॉक में गुड्स दिखना चाहिए, उसके बाद में मेरे यहाँ पे जीएसटीआर 3B में वो गुड्स की डिक्लेरेशन चाहिए। ओके, मेरे नाम का जीएसटीआर 1 बना होगा, मेरे 2B में आना चाहिए, क्योंकि अब सारी चीजें कनेक्ट हो गई, सारी चीजें कनेक्ट हो गई। तो अब मुझे वो स्टॉक में प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को गुड्स आया है, वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को गुड्स आया हुआ है। ये समझ रहे हो क्या आप। ओके, उसके बाद में ओके मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो गुड्स मेरे स्टॉक में नहीं दिखा तो ऑफिसर नॉन अकाउंटिंग ऑफ गुड्स में उसको फ्रॉड ट्रीट कर देगा, उसका जीएसटी मांग लेगा। तो मैंने कहा किसका आया, मेरा अकाउंटेंट ने कहा कि पता नहीं यार किसका, पता नहीं किसका आया। ओके, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ढूंढ, क्योंकि हमारे पास 72 आवर्स है कि इस ई वे बिल को एक्सेप्ट करे या इस ई वे बिल को रिजेक्ट करे। ओके, 72 आवर्स है। तो यहाँ पे वो अकाउंटेंट ने इमीडिएट देखा कि किसका आया किसका आया। फिर बाद में पता चला कि भाई हमने पेन ड्राइव खरीदे थे, एक बॉक्स में पेन ड्राइव आ रहा है और पेन ड्राइव का बिल था कुछ यहाँ पे 8 लाख रुपीस, तो 8 लाख के पेन ड्राइव खरीदे, उसका ई वे बिल था। ओके, तो इससे आप क्या समझे, इससे आप समझे कि भाई बाय रिसिपिएंट, ओके, इफ रजिस्टर या सप्लायर, अगर आपका ई वे बिल सप्लायर ने बनाया होगा तो रिसिपिएंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, या यहाँ पे ई वे बिल रिसिपिएंट ने बनाया होगा तो सप्लायर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड, ओके, ये ऑप्शन है कि अगर सप्लायर रिसिपिएंट, ओके, दोनों के पास ये ऑप्शन है कि अगर ई वे बिल बनता है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको रिजेक्ट करना है तो टाइम है 72 आवर्स या बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच इज अर्लियर, मतलब गुड्स मिलने के पहले या 72 आवर्स, गुड्स मिलने के पहले या 72 आवर्स विच एवर इज अर्लियर, ओके, वो आपको रिजेक्शन डालना पड़ेगा। अगर आपने रिजेक्शन नहीं डाला, ओके, तो वो डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। अगर आपने रिजेक्शन नहीं डाला तो वो डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। मतलब वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कैसा है, 72 घंटे या गुड्स की डिलीवरी मिलने के पहले आप रिजेक्ट कर दो। अगर आपने रिजेक्शन नहीं डाला इसका मतलब आपको एक्सेप्टेड है, और एक्सेप्टेड है तो वो केस में यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल, अब जिसने भी ई वे बिल बनाया होगा, रजिस्टर्ड पर्सन में भी सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, जिसने भी ई वे बिल बनाया होगा, सुनो मेरी बात, ओके, वो क्या ई वे बिल बनाने के बाद अपना ई वे बिल कैंसिल कर सकता है। भाई सर उसको कैंसिल क्यों करना पड़ता है ई वे बिल, सुनो, उसको ई वे बिल कैंसिल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हुआ, ओके, कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैंसिल हो गया, ई वे बिल बना लिया था, बाद में पता चला नहीं अभी ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, ओके, वो 3 दिन बाद देना है, 4 दिन बाद देना है, तो मुझे मेरा ई वे बिल कैंसिल करना है। ओके, या फिर ओके, मैंने ई वे बिल बना लिया प्रोडक्ट ए का और गलती से प्रोडक्ट बी लोड हो गए, ओके, एक और प्रोडक्ट बी लोड हो गया, ये तो बहुत खतरनाक है कि आपका दूसरा गुड्स लोड हो गया। मुझे ओके, ई वे बिल बना लिया फैन का और लोड हो गया एसी, ओके, बिल अटैच हो गया एसी का। ओके, अगर ये इसको यहाँ पे इन रास्तों में रोक लिया जाए, ओके, और कोई ऑफिसर यहाँ पे इंस्पेक्शन कर ले तो उसको ई वे बिल में दिखेंगे फैन और इनवॉइस और ट्रक में दिखेंगे एसी, ओके, तो वो तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि वो पूरा कॉन्फिस्केट कर लेगा गुड्स और कन्वेंस को और पेनल्टी ठोक देगा। तो ऐसे केस में मुझे गलतियां पता चली तो क्या मैं बाद में अपना ई वे बिल कैंसिल कर सकता हूं, तो यस बेटा, वो कहते हैं कैंसिलेशन, ओके, आप ई वे बिल विद इन 24 आवर्स में आप कैंसिल कर सकते हो और अपना गुड्स को वापस बुला सकते हो। लेकिन अगर आपका ई वे बिल कैंसिल होने के पहले, ओके, ट्रांजिट में वेरीफाई हो गया, ऑफिसर ने वेरीफाई कर लिया, तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते। वो कैसे करोगे, ऑफिसर ने वेरीफाई कर लिया और ऑफिसर ने देख लिया इसमें तो एसी है यार, ओके, तो फैन दिखा रहा है, अब वो एक्शन लेने जा रहा है, उसके पहले आपने कैंसिल कर दिया, नहीं, वंस इट इज वेरीफाइड और उसका समरी रिपोर्ट आ गया इमीडिएट, तो फिर आप जो है कैंसिल नहीं कर सकते। तो इन सिंपल वर्ड, ओके, अगर गलती हुई तो 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन वेरीफाई कर लिया तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये समझा क्या एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यस और नो, ये बताइए। तो इस तरह से हमने ई वे बिल की सारी जनरल प्रोविजंस इसमें देख ली है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्कशन। ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स के लिए मैं थोड़ा ये डायग्राम यूज करूंगा। यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, समझ लो मुझे जो गुड्स पहुंचाना है यहां से पुणे से दिल्ली पहुंचाना है, ओके, लेकिन मेरा ट्रक जो है यहाँ पे पुणे से जा रहा है
सुनना, ओके, मेरा ट्रक जो है पुणे से जा रहा है, ओके, राजस्थान, और राजस्थान से जा रहा है दिल्ली। ओके, अब यार से ट्रक निकला और ये ट्रक जो है ओके राजस्थान पहुंचा और वहां से वो ट्रक, वो जो गुड्स है दूसरे ट्रक में लोड हो गया। होता है ऐसा, ट्रांसशिप, चेंजिंग ऑफ कन्वेंस, ट्रांसशिपमेंट मतलब चेंजिंग ऑफ कन्वेंस, और कन्वेंस चेंज हो रहा है। सुनिए ध्यान से, कन्वेंस चेंज हो रहा है, चेंजिंग ऑफ कन्वेंस। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो अब अगर मेरा कन्वेंस चेंज हो गया, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में लोड हो गया, तो क्या मुझे नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा? नहीं बेटा, नया ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसशिपमेंट के केस में जो आपने ओरिजिनल ई वे बिल बनाया उसका सिर्फ पार्ट बी की इंफॉर्मेशन चेंज की जाती है बाय ट्रांसपोर्टर, यानी ट्रांसपोर्टर जो है उसके पार्ट बी की इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा और वही कन्वेंस ओके आपका पहला बनाया हुआ ई वे बिल वही कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे केस में ओके देखो वो क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट, और ट्रांसशिपमेंट में वो कहते हैं कंसाइनर और रिसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड द पार्ट ए और ट्रांसपोर्टर कैन असाइन द ई वे बिल टू अनदर रजिस्टर्ड, सॉरी बेटा जस्ट अ मिनट, ओके, कैन असाइन टू अनदर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, मतलब जो ओके जहां से शिफ्टिंग होने वाली है उसको असाइन कर देगा ई वे बिल टू अपडेट पार्ट बी, सिर्फ पार्ट बी, अंडरलाइन पार्ट बी ही उसमें अपडेट किया जाएगा ऑफ ई वे बिल फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। क्या चेंज होगा बेटा? यहां फिर सिर्फ पार्ट बी चेंज किया जाएगा। ओके, बिल टू शिप टू ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सी बार क्या होता है बिल टू शिप टू होता है, यानी बिलिंग आपको और शिप टू किसी और को, तो क्या ई वे बिल में उसकी प्रोविजन होती है? यस, उसकी प्रोविजन होती है बिल टू शिप टू। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बिलिंग किसी और के नाम पे दिखेगा, इनवॉइस किसी और के नाम पे दिखेगा और शिप टू कोई अदर एड्रेस दिखेगा, तो अगर आपका बिल टू शिप टू ऑप्शन होगा तो ई वे बिल में वो स्पेशली क्लिक करो। ओके, आपको एक ही ई वे बिल बनाना पड़ेगा पर उसमें एक ऑप्शन आता है बिल टू शिप टू, उसको क्लिक करो तो वहां पूरी इंफॉर्मेशन दो ई वे बिल में कि ये किसको बिल टू है किसको शिप टू है। उसके बाद में इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ओके, रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस। ओके, अब यहां पे क्या हमें फिजिकल कॉपी इनवॉइस की ले जाना जरूरी है? नहीं, फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ई वे बिल बनाया होगा तो उसका IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ये भी जनरेट कर सकते हो और वो सिर्फ IRN जो है वो भी आप साथ में अपने पास रखते हो तो मोर देन इनफ। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आपको उसकी फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है। और अभी तो ई वे बिल, अगर आपका ई इनवॉइस बन रहा है, आपका ई इनवॉइस बन रहा है तो आपकी ई वे बिल में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, वो इनवॉइस नंबर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ओके, आपको यहाँ पे ले जाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, मल्टीपल कंसाइनमेंट। ओके, मल्टीपल कंसाइनमेंट कंसेप्ट क्या है? ओके, पहले मैं रीड करता हूं फिर इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रांसपोर्टर विल जनरेट ई वे बिल इन फॉलोइंग केसेस, इफ कंसाइनर एंड कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड ई वे बिल एंड वैल्यू ऑफ गुड्स कैरिंग इन अ कन्वेंस इज मोर देन 50,000, जनरेशन ऑफ ई वे बिल इन फॉर्म EWB 01, और वो ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ता है भाई। मतलब क्या, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उसके कन्वेंस में जो गुड्स जा रहा है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, यानी ट्रांसपोर्टर के कन्वेंस में गुड्स जा रहा है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ई वे बिल तो लगेगा। अब ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? ना सप्लायर ना रिसिपिएंट, दोनों भी अनरजिस्टर्ड है या दोनों ने जनरेट नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में, यहां पे सुनो, ऐसे सिचुएशन में ओके उस कंसाइनमेंट का ई वे बिल जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है वो ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ेगा इन EWB 01, ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ेगा। यानी कभी कभी ओके ई वे बिल की लायबिलिटी ट्रांसपोर्टर पे भी आती है ना। एक और कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन EWB 02। ओके, समझ लो आपके कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है। ओके और ये जो कंसोलिडेटेड ई वे बिल है ओके ये ओनली फॉर रोड होता है। सर ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है? कंसोलिडेटेड ई वे बिल ये होता है कि मेरे कन्वेंस में 10 लोगों के गुड्स जा रहे हैं। ओके, मेरे कन्वेंस में 10 लोगों के गुड्स जा रहे हैं, तो ऐसे केस में ओके मिस्टर ए जो गुड्स भेज रहा है, दूसरा मिस्टर बी जो गुड्स भेज रहा है, सबने अपने ई वे बिल बनाए हैं, सबने अपने ई वे बिल बनाए हुए। तो अब मेरे ट्रक में 10 लोगों के गुड्स जा रहे हैं, मतलब 10 ई वे बिल बने हुए हैं इन EWB 01, इन EWB 01 10 ई वे बिल बनाए, तो इन सब का एक EWB 02 भी बनाना पड़ता है जिसको कंसोलिडेट कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टर बनाता है कि ट्रांसपोर्टर EWB 02 और उसमें कौन से लोगों के गुड्स जा रहे हैं उनका ई वे बिल नंबर EWB 01 नंबर सबका देता है। और अगर किसी ने ई वे बिल नहीं बनाया होगा तो उसकी भी डिटेल्स देता है, क्योंकि वैल्यू 50,000 के नीचे होगी तो फिर उसकी भी वैल्यू EWB 02 में देना पड़ता है। मतलब क्या, EWB 01 जो है ये तो इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का है। अगर आपको कस्टम्स की प्रोविजन याद होगी तो यहाँ पे
पे ओके शिपिंग बिल, ये ओके शिपिंग बिल, ये तो अलग अलग लोगों के डॉक्यूमेंट्स है और उसका एक मैनिफेस्ट बनता है, उसका एक मैनिफेस्ट बनता है। वो मैनिफेस्ट वो पूरे कन्वेंस का डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही EWB 01 जो है वो तो अलग अलग लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन वो कन्वेंस का एक डॉक्यूमेंट जो बनता है कंसोलिडेटेड, वो है EWB 02 और वो ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा स्पेशली बाय रोड। इससे कन्वीनियंसी क्या हो जाएगी, अगर मेरा कन्वेंस रोका गया तो मैं EWB 02 जैसे उसको बता दिया, उसने EWB 02 देखा और उसमें उसको सारे कौन से सप्लायर के गुड्स है या कौन से लोगों के गुड्स है, सारे EWB 01 की डिटेल्स मिल जाएगी। ये समझा क्या बेटा आपको? अगर ये समझा होगा तो M टाइप कीजिएगा यहां पे, और उसके बाद में यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहां दिए है। लास्ट वाला जो मैं यहां लेना चाहूंगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB 01। ओके, इसको स्टार करना। अब लास्ट वाला पार्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हाँ, इसको इंपॉर्टेंट स्टार करना। ओके, आपका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा ये 4 सिचुएशंस में। ओके, आपका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा ये 4 सिचुएशंस में। कौन कौन सी 4 सिचुएशन? ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट, अंडरलाइन द वर्ड, एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, सीज कर दिया जाएगा अगर आप कंपोजिशन डीलर होगे और अंडरलाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के आपने रिटर्न नहीं दिए। ओके, 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के आपने रिटर्न नहीं दिए तो आपका रिटर्न एज वेल एज वहां ऐड कर देना रिटर्न एंड CMP 08 एंड CMP 08। यानी अगर आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड का CMP 08 नहीं दिया होगा, जो क्वार्टरली देना पड़ता है, या 2 साल के रिटर्न नहीं दिए होगे, तो उस बंदे का ईवे बिल ही फ्रीज कर देंगे। और अब ईवे बिल फ्रीज हो गया तो अब गड़बड़ क्या होगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिना ईवे बिल का गुड्स ट्रांसपोर्ट किया कि पकड़े जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये एग्जाम में कभी कभी आता है कि ईवे बिल कब फ्रीज हो जाता है, क्या रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, ओके, अदर पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न मतलब GSTR 3B फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड। आप मंथली रिटर्न में होगे तो 2 मंथ के रिटर्न नहीं दिए, और आप क्वार्टरली में होगे, QRMP स्कीम में होगे तो 2 क्वार्टर के आपने GSTR 3B नहीं दिए, तो आपका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। अदर पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर 2 मंथ्स और क्वार्टर। स्टेटमेंट मतलब GSTR 1, वहां लिख दो GSTR 1। अगर आपने 2 टैक्स पीरियड के GSTR 1 नहीं दिए तो भी ईवे बिल फ्रीज हो जाएगा। और बीइंग अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया, ओके, वो उसका ईवे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आपका ईवे बिल कब फ्रीज किया जाएगा? अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपने CMP 08 या GSTR 4 2 टैक्स पीरियड के नहीं दिए, आपने 2 GSTR 3B नहीं दिए टैक्स पीरियड के, 2 GSTR 1 नहीं दिए, तो आपका ईवे बिल या आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो ईवे बिल आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट ईवे बिल का मैंने चार्ट में लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। चलिए दोस्तों, तो यहां पे ओके, अब हम यहां पे चार्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। आर यू रेडी? चलो आ जाते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। बेटा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वैसे कोई इतना GST में ये कंप्लायंसेस जो है इतने कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की उन्होंने प्रोविजन रखी है, और सेक्शन 35 36 में कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी है कि भाई GST के हिसाब से हमारा जब भी ऑफिसर चेक करने आएगा आपके अकाउंट्स रिकॉर्ड, तो एटलीस्ट इस टाइप के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना जरूरी है। मैंने पूरा चार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन होगे, सप्लायर होगे, रिसिपिएंट होगे, जो भी आपकी लायबिलिटी होती है, रजिस्टर्ड पर्सन होगे तो आपको रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं। और स्पेशली सेक्शन 35 टू रीड विद रूल 58, ओके, वेयरहाउस कीपर जो होते हैं या ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको ये स्कोप में लाया गया है, और उनको भी अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड मेंटेन करने की प्रोविजंस दी गई है। और सेक्शन 35(2) में रीड विथ रूल 58, ओके, उनको भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है कि उन्होंने किस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, और आपने एज पर GST लॉ ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो हम खत्म करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन में, और फिर आएंगे वेयरहाउस कीपर के लिए क्या रिकॉर्ड की कंप्लायंसेस करने हैं, ट्रांसपोर्टर के लिए क्या रिकॉर्ड्स के कंप्लायंस करने हैं। रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ओके, यहां पे जनरल और स्पेशल केसेस, ये थोड़ा एरो उधर चले गया, जनरल और स्पेशल केसेस। जनरल, अब ये दोनों क्या ये है कि जनरली उनको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जनरल का मतलब ये सारे रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, वहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर
आप एजेंट हो गए तो कौन से एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो गए, आप अगर यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो गए, या आप जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या नेक्स्ट CNF एजेंट हो गए, तो ये केस में आपको क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो हम देखेंगे। तो जनरली ओके कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। सेक्शन 35(1) कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ओके कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है। पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट ओके पहली उनकी रिक्वायरमेंट है कि इंडिया के सारे रजिस्टर्ड पर्सन समझ लो कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां तो मेंटेन करना ही है, और आपके रजिस्ट्रेशन में आपने जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताई है वहां पे भी उस रिस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपके रिकॉर्ड्स और कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। अगर इसके अलावा आपके हमें रिकॉर्ड्स आपके घर पे दिख गए या इधर उधर दिख गए तो हम कुछ गड़बड़ मानेंगे और शायद हो सकता है कि आपके ऊपर एक्शन लेंगे। ओके, तो या फिर आप जब भी हमारी स्क्रूटिनी हो तो आप ये नहीं कह सकते अरे सर रिकॉर्ड्स तो घर पे रखे हुए हैं, ओके लेके आता हूं घर से। नहीं, आपके रिकॉर्ड कंपलसरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही होने चाहिए जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है। बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, अगर हमें आपके बुक्स कोई अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे दिखे तो डीम टू बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, अब ये देखो, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ओके, ये कहते हैं कि अगर कहीं पे हमें और दूसरे प्लेस पे रिकॉर्ड्स दिखे तो हम आपके ही वो मान लेंगे। बहुत सी बार डायरी मिल जाती है, चीट मिल जाता है, कुछ आपने ब्लैक में सेल किया होगा तो वो मिल जाता है। अगर हमको ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स मिले तो वो हम आपके ही मान लेंगे और उसके बेस पे आपके एक्शन, हमारा ऑफिसर आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। चलिए, तो ये तो था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ओके, सेक्शन 35(1) कहता है कि आपको किस टाइप के अकाउंट्स और किस टाइप के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं। ओके, चलिए, तो अब आपको जो भी रिस्पेक्टिव आपको लागू होगा ओके वो आपको मेंटेन करना है। जैसे अकाउंट्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का अकाउंट्स आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, अगर आप स्पेशली मैन्युफैक्चर होगे, अगर ट्रेडर होगे तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर होगे या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप ट्रेडिंग के साथ करते होगे तो आपको प्रोडक्शन के अकाउंट्स प्रॉपर रखने पड़ेंगे। दूसरा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, G&S मतलब गुड्स और सर्विसेज, यानी आपका कोई आपको सारे कितने गुड्स इनवर्ड हुए, सर्विसेज कितने इनवर्ड हुई, आउटवर्ड कितने हैं, इसके भी प्रॉपर अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स एंड आउटपुट टैक्स पेएबल, आपका स्टॉक, आपके स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, आपने परचेसेस लेस इश्यूड फॉर प्रोडक्शन या सेल और क्लोजिंग स्टॉक, इसके प्रॉपर अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। और आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड, उसकी भी आपको डिटेल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बेटा थ्योरी है, लर्न करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं आपको। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां स्टार्ट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दो चीजें नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो इवन दो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो पर ये आपने स्टॉक का रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किया तो भी चलेगा, आउटपुट टैक्स पेएबल का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो भी चलेगा। लेकिन ओके, ये सिर्फ बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम को है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। ओके, कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जो कंपोजिशन डीलर को मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं, तो इसमें दो चीज आएगी। ओके, इसमें दो चीजें आएगी, एक आपका स्टॉक ऑफ गुड्स और दूसरा आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड। तो वो सिचुएशन में ये दो चीजें कंपोजिशन स्कीम के अंदर में नहीं आएगी। सेम आईटीसी अवेल, ओके देखो ये लिस्ट दी है, जो जो आपको एप्लीकेबल है वो आपको फॉलो करना है। अगर आप आईटीसी ले रहे होगे, जैसे कंपोजिशन स्कीम में तो आईटीसी लेता ही नहीं हूं, पर जहां पे भी ले रहे हो तो जितना भी आईटीसी आप अवेल करोगे उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे एंड अदर पर्टिकुलर्स। ओके, अगर कोई प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स है तो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट वो कहते हैं गुड्स आर केप्ट एट अदर डिक्लेयर्ड लोकेशन। अगर आपने गुड्स ओके ऐसे लोकेशन पे रख दिया जो आपका रजिस्टर्ड वेयर हाउस नहीं है, एडिशनल प्लेस आपने डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि देखो आपको वेयर हाउस में रखना है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपको डेपो पे रखना है अंडर सेम रजिस्ट्रेशन तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। और अगर आपने ओके जैसे वेयर हाउस में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप अपने फैक्ट्री से या अपने शॉप से वेयर हाउस शिप कर सकते हो क्या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी? यस, अगर वो सिंगल रजिस्ट्रेशन में है और वो अगर डीडीपी नहीं है, सुनो वो सिंगल रजिस्ट्रेशन में है और वो डीडीपी नहीं है तो वो सिचुएशन में ओके यहां पे रूल 55 चालन
रूल 55 चालान में आप ऐसे वेयरहाउस में गुड्स डाल सकते हो जो आपने डिक्लेयर किया है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन आपने अगर गुड्स कोई ऐसे प्लेस पे रख दिया जो आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिक्लेयर नहीं किया, तो वो केस में वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, हाईलाइट करना। ओके, वो केस में वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा और वो स्टॉक पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके, ऐसे बहुत सी बार अभी जीएसटी में समझ में आ रहा है कि आपका स्टॉक जो है ऐसे प्लेस पे मिल गया जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो गवर्नमेंट फटाफट उसका असेसमेंट करती है, डीम सप्लाई मान के जीएसटी का नोटिस इशू कर देती है, साथ साथ में उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगाती है। अब 2 पॉइंट को समझ लो। ओके, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड ओके ऐसे प्लेस पे मिल गए, ऐसे प्लेस पे मिल गए जो अनरजिस्टर्ड है, ओके अनरजिस्टर्ड प्लेस है, आपके घर पे मिल गए, तो वो भी प्रोसीडिंग के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे। जैसे बहुत सी बार डायरी वगैरह, पुराने लोग क्या करते थे, जो भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग में जिसकी एंट्री नहीं करना है, डायरी में लिख के रखना, खाली पेज पे लिख के रखना। अगर हमारी स्क्रूटिनी में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें ऐसा पता चला कि आपने अपने घर पे या कोई प्लेस पे कि कुछ डायरी मेंटेन की है, कुछ आपने चीट वगैरह मेंटेन किया है, तो वो भी ओके आपके मान लिए जाएंगे। अगर आपकी अनरजिस्टर्ड प्लेस है, आपके मान लिए जाएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते कि नहीं बाबा ये तो अनरजिस्टर्ड, मैंने नहीं मेंटेन किया, आपके प्लेस पे मिला ना, आपके प्लेस पे मिला, तो ऐसे केस में वो जो भी रिकॉर्ड्स मिले होंगे अनरजिस्टर्ड प्लेस पे, ओके वो प्रीमाइसेस पे, वो आपके ही मान के हम आगे प्रोसीडिंग में यूज कर सकते हैं। साथ साथ में ये पॉइंट क्या कहता है, ये रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं कहता, ये कहता है कि आपने अगर कोई गुड्स ओके ऐसे प्लेस पर रख दिए जो रजिस्टर्ड नहीं है, या जो आपने एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका, सुनो, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका जो है ओके यहाँ पे वो आइदर रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको पूछते हैं या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको पूछते हैं, और वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब ये जो आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं किया होगा और आपका वो प्लेस पे स्टॉक मिल गया, तो गवर्नमेंट इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, उसको सप्लाई ट्रीट कर सकती है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये तो आपको अकाउंट्स किस टाइप के मेंटेन करने हैं, जो आपको आपके बिजनेस को एप्लीकेबल है, तो इस टाइप के अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरा, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ओके तो अंडर एज पर सीजीएसटी रूल, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, इसके रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करने हैं। ओके तो पहला कंप्लीट हुआ, टिक करो, पहला कंप्लीट हुआ कि गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, ओके तो उसके रिकॉर्ड। सप्लाइज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम along with relevant document like invoices, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर। ओके अगर कोई टैक्स आप आरसीएम में पे कर रहे हो तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो। ओके साथ साथ में सारे इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर्स, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में एडवांसेस रिसीव्ड, पेड, एडजस्टेड, एडवांस के भी, क्योंकि ठीक है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एडवांस पे टीओएस नहीं आता है, पर सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में तो एडवांस पे टीओएस आता है। तो अगर एडवांस के आपको एडवांसेस मिलते हैं, कितना रिसीव हुआ, ओके कितना एडजस्ट हो गया, ओके ये सारा रिकॉर्ड्स आपको या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, रिक्वायर्ड टू कीप पर्टिकुलर of name, complete address of the supplier, recipient and premises where goods are stored, इसके भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये था बेटा कि किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करना है, किस टाइप के रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है। जनरली सारे रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। ये तो हुआ जनरली आपको क्या करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 35(1). ओके अब कुछ हम देखते हैं स्पेशल केसेस। गवर्नमेंट ने बाय रूल कुछ स्पेशल केसेस कवर किए कि इन एडिशन टू दिस जनरल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उनको स्पेशली कुछ और ओके यहाँ पे रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्पेशल केसेस में कौन सा। ओके यहाँ पे ख्याल रखना, जब भी मैं वर्ड पी यूज करूंगा मतलब एवरी प्रिंसिपल। अब रूल 56(11) बात करता है एजेंट। एजेंट को ऐसा राउंड करो, एजेंट अगर एजेंट हो गए तो आपको इन एडिशन टू आपके जो जनरल रिकॉर्ड्स ऊपर दिए वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पर इन एडिशन टू आपको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। कौन कौन से? द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, ओके टू particulars of authorization received for each principal to okay receive or supply of goods or services। okay अगर आप बाइंग एजेंट हो गए तो बाइंग एजेंट, और यहां पे बाइंग एजेंट में आपको प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव करना है तो उसका स्पेशल ऑथराइजेशन आपका लगेगा।
उस प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन लगेगा, या आप सेलिंग एजेंट हो गए और आपको सप्लाई करना है गुड्स और सर्विसेज ओके ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो उसका भी ऑथराइजेशन लगेगा। अब मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा और वो है ईच प्रिंसिपल। ओके, हो सकता है कि आपने एजेंसी 5 कंपनीज की ली हो, ओके 5 कंपनी की एजेंसी ली हो, ओके या भाई ये कंपनी की भी एजेंसी है, ये कंपनी की भी एजेंसी है, ये कंपनी की भी एजेंसी है, तो ऐसे केस में ईच प्रिंसिपल का ऑथराइजेशन लाना आपको जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपना भी बिजनेस करता हूं और मैं एज ए एजेंसी भी बिजनेस करता हूं, तो अगर आप एज ए एजेंट बिजनेस कर रहे हो तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप यहाँ पे ओके आपने जो गुड्स रिसीव किया प्रिंसिपल से उसका पूरा डिटेल, जो आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई किया उसका पूरा डिटेल्स, उसकी वैल्यू एंड क्वांटिटी, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल को कौन सा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है, उसके पूरे अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ओके, हाँ गुड्स, अगर आप बाइंग एजेंट हो, तो वो केस में प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना टैक्स दिया, आप सेलिंग एजेंट हो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना टैक्स दिया, इसके भी रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अगर आप एजेंट हो तो ये इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड्स आपको ये सारे एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझ गया होगा तो ए टाइप कीजिएगा, एजेंट का हमारा हो गया। ओके, उसके बाद में रिकॉर्ड्स बी मेंटेन्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ओके, इन एडिशन टू दिस जनरल रिकॉर्ड, ये तो सारे जनरल रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर हो, ओके ये तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। इन एडिशन टू दैट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज इन द मैन्युफैक्चर। मैं एक वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट आपको मेंटेन करना है, और यही बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट है कि जो यहाँ पे ओके मंथली बेसिस पे प्रोडक्शन अकाउंट, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो मंथली बेसिस पे अकाउंट मेंटेन नहीं करती। और मैं यही कहता हूँ कि क्या कर रहे हो यार, रूल 56(12) ये कहता है कि मंथली बेसिस पे आपका प्रोडक्शन अकाउंट जिसमें क्लियर कितना रॉ मटेरियल आया, कितनी सर्विसेज यूज हुई इन द मैन्युफैक्चर, ये आपको मेंटेन करना है। तो बहुत से लोग क्वार्टरली बेसिस पे मेंटेन करते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे मेंटेन करते हैं। मैं उनको डराता हूँ बहुत सी बार, मैं कहता हूँ कि एक आधी बार स्क्रूटिनी होगी ना तुम्हारी तो लग जाएगी वाट तुम्हारी। ओके, तो ऐसे केस में मंथली बेसिस पे करो यार, नहीं तो सामने वाला तुम कितने भी जेन्युइनली मेंटेन कर रहे होगे पर सामने वाला रूल 56(12) का एक्शन लेके बोलेगा कि तुम मंथली बेसिस पे नहीं मेंटेन कर रहे, हम तो एक्शन ले लेंगे तेरे अगेंस्ट में। तो ख्याल रहे यहाँ पे मंथली बेसिस पे आपको प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन करना है। साथ साथ में अगर आप मैन्युफैक्चरर होगे तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का भी आपको डिटेल मेंटेन करना है, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का भी डिटेल मेंटेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ओके सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया, तो इन एडिशन टू जनरल अकाउंट ओके आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कुछ और चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या? क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दे रहा है, तो वी स्मार्ट एकेडमी को ये तो जनरल रिकॉर्ड्स वो जो मेंटेन कर रहा है अबाउट ओके यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड ऑफ सर्विसेज, उसके बाद में आईटीसी, अदर पर्टिकुलर ये जो रिकॉर्ड्स है एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को स्पेशली कि अगर वो गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कितना गुड सर्विस में यूज हो रहा है, इसके रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस, डिटेल्स ऑफ सर्विस सप्लाइड, ये सारे रिकॉर्ड्स इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्लियरली दिया है सेक्शन 2 में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिनोवेशन, रिपेयर्स एंड एक्सेट्रा कैरिड आउट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कैरी आउट कर रहे हो, विच इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, जिसमें गुड्स भी है। याद करो हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सप्लाई टॉपिक में देखी होगी, अगर सप्लाई टॉपिक में देखी थी। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, कम ऑन, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो तो वो केस में आपको कुछ एडिशनल चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। कौन सी? नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। ओके, और ये ईच कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास अगर 5 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है तो 5 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें नेम एंड एड्रेस ओके ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। आपके अगर 5 वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो सबके रिकॉर्ड्स अलग रखो। ओके, हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना, कौन सा गुड्स आई, कौन सी सर्विस आई, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका
डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी कितनी है, आपको ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स। ओके, मैं अब आपको ये बात बता दूं, यहां पे बहुत सी बार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर से मिस्टेक हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टर जो है, आपको सच बता दूं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है अब गुड्स लमसम में खरीद लेता है, समझ लो उसके 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है और उसको सीमेंट खरीदना है, खरीद लिया सीमेंट 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, एक इनवॉइस में खरीद लिया होगा, लेकिन उसको बाइफरकेट करना पड़ता है। हर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन क्या है, वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी गुड्स खरीदा, सर्विस खरीदा, कितना यूटिलाइज किया, ये सारा अपोर्शनमेंट उसको करना पड़ेगा एज पर रूल 5614। ये कंपलसरी है। वो ऐसा लमसम नहीं बता सकता है कि मेरे 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल इतना खरीदा, नहीं, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज उसको ये क्लासिफाई करना पड़ेगा। हर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कितना मिला, क्यों, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में इवेंट बेस आपका, कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में इवेंट बेस जो है आपका टैक्स लग सकता है। कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे आपका यहाँ पे टीओएस आ सकता है, इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज सारी डिटेल्स मेंटेन करनी है। ये समझा क्या बेटा? अगर समझा होगा तो WC टाइप कीजिएगा। उसके बाद में C&F एजेंट। C&F एजेंट के लिए रूल 5617 कहता है कि अगर आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो, अंडरलाइन, अगर आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो तो वो सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, अगर आप C&F एजेंट हो तो वो केस में आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ नहीं, C&F एजेंट जो है क्या है, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स लेते हैं, उसको क्लियरिंग करते हैं और कस्टमर तक फॉरवर्डिंग करते हैं। तो C&F एजेंट हो गए तो आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, हर रजिस्टर्ड पर्सन के कितने गुड्स आपने उठाए, कितने फॉरवर्डिंग किए, कितने आपने कस्टमर को दिए, एंड प्रोड्यूस द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। और ऑफिसर जब भी आपसे डिटेल्स मांगेगा तो वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमने देखा बेटा यहाँ पे चार्ट। तो ये जो हमने देखा बेटा चार्ट, और ये चार्ट हमने देखा रिगार्डिंग टू कि रजिस्टर्ड पर्सन हो गए तो जनरल रिकॉर्ड्स क्या है, स्पेशल हर केसेस में आपको किस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 35(2). 35(2) रीड विथ रूल 48। वेयर हाउस ओनर और ट्रांसपोर्टर पे इन्होंने क्या लायबिलिटी डाली है। अगर आप ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन वेयर हाउस हो, समझ लो मतलब आप सिर्फ वेयर हाउसिंग सर्विस देते हो, गोडाउन है एक्सेट्रा है और ये देते हो, और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है। हाँ, आप ले सकते हो कि आप अगर वेयर हाउसिंग सर्विस दे रहे हो, गोडाउन सर्विस दे रहे हो, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। आप रजिस्टर्ड हो या आप अनरजिस्टर्ड हो। अब एक बात बता देता हूं, आप रजिस्टर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और वेयर हाउस चला रहे हो तो आपको जीएसटी में यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करो। अगर वेयर हाउस कीपर अनरजिस्टर्ड है तो उसको एक स्पेशल नंबर जनरेट करना पड़ता है जिसका नाम है UEN। UIN नहीं, वो अलग है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है UEN। ये आपको जनरेट करना पड़ता है। क्योंकि आपका डेटा गवर्नमेंट के पास होना जरूरी है, स्पेशली जब आप जीएसटी नॉन पेड गुड्स अपने वेयर हाउस में रखते हो। उसके बाद में अगर आप वेयर हाउस कीपर हो तो शैल 35(2) क्या कहता है? 35(2) ये कहता है शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब। मतलब क्या, आपको कंसाइनर, कंसाइनी और जो भी गुड्स के रिकॉर्ड है, नीचे जो रूल 58(4) में दिए है, इसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे कि भाई कौन से कंसाइनर ने गुड्स रखा, कौन से कंसाइनी का गुड्स है। और गुड्स की सारी डिटेल्स अभी मैं नीचे रूल में पढ़ा होगा, इस रूल के हिसाब से आपको गुड्स की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। रूल 58(4) कहता है अगर आप वेयर हाउस कीपर हो तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्स इन अ वेयर हाउस। कितने पीरियड तक, अंडरलाइन करो, कितने पीरियड तक आपका गुड्स वेयर हाउस में है, उसको प्रॉपर क्लैरिटी से होना चाहिए कि गुड्स वेयर हाउस में रखा गया कितने पीरियड तक है। और पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। और जो वेयर हाउस कीपर नॉर्मली रिकॉर्ड रखता है, कितना डिस्पैच हुआ, कितना मूव हुआ, कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज हुआ, इसका पूरा डिटेल्स वेयर हाउस यहाँ पे वेयर हाउस कीपर या गोडाउन कीपर को रखना पड़ेगा। रूल 58(5) कहता है स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड एटम वाइज या ऑर्डर वाइज एंड शैल फैसिलिटेट द फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ये एक जिम्मेदारी बनती है वेयर हाउस कीपर की कि वो जब अपने वेयर हाउस में गुड्स यहाँ पे स्टोर करता है तो वो ऐसा रखे कि एटम वाइज
ओके ट्रेस करना इजी है, ओनर वाइज ट्रेस करना इजी है, सब मिक्स करके ना रखे। और जब हमारा ऑफिसर उसको फिजिकली वेरीफाई करने आएगा, जब हमारा ऑफिसर फिजिकली वेरीफाई करने आएगा तो उसको पूरी फैसिलिटी आपने देनी चाहिए, जो सो दैट वो इजीली इंस्पेक्ट कर सके और फिजिकली वेरीफाई कर सके। ये तो था बेटा अगर आप ओके ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन या वेयर हाउस हो। नाउ नेक्स्ट, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ओके जीटीए सर्विस या रेलवे या बाय एयर आप सर्विसेज दे रहे हो, आप रजिस्टर्ड होगे और आप अनरजिस्टर्ड होगे। रजिस्टर्ड होगे तो अच्छी बात है, अनरजिस्टर्ड है तो भी आपको एक नंबर लेना पड़ता है, वो नंबर होता है यूनिक एनरोलमेंट नंबर। ओके अंडरलाइन करना, ये ट्रांसपोर्टर को भी है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपको लेना पड़ेगा। अब 35(2) क्या कहता है? 35(2) कहता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर होगे तो भी शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स। ओके देखो, शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स, एक मिनट, रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। ओके ट्रांसपोर्टर भी होगा तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड की कौन से बंदे का गुड्स है, कंसाइनर कंसाइनी कहां पहुंचाना है, और डिटेल्स ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ गुड्स नीचे दिया है उसको। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को गुड्स की भी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो रूल 58(4) के हिसाब से शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड डिलीवर्ड, गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय हिम अलोंग विथ ओके जीएसटी ऑफ रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस। ओके तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ओके ट्रांसपोर्टर को कितना गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, डिलीवर्ड किया, कितना गुड्स स्टोर किया ओके इन ट्रांजिट, और हर रजिस्टर पर्सन जो कंसाइनर या कंसाइनी है उसके ब्रांच वाइज उसको जीएसटी मेंटेन करना पड़ेगा। रूल 58(1) कहता है इफ ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी देन अप्लाई फॉर यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ओके फॉर ईवे बिल। ईडब्ल्यूबी मतलब ईवे बिल। नाउ ओके ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा आपको ईवे बिल में समझाऊंगा, पर बस अभी इतना समझ लो कि आप ट्रांसपोर्टर हो और आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो आपको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ओके दोनों में डिफरेंस है। यूनिक एनरोलमेंट नंबर मतलब आप जब अनरजिस्टर्ड हो तब यूनिक एनरोलमेंट नंबर है, और आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, सुनो आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए तो ईवे बिल फैसिलिटी के लिए ये क्या होता है, ईवे बिल में देखेंगे, ईवे बिल फैसिलिटी के लिए आपको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर यानी सभी रजिस्ट्रेशन का एक कोड जनरेट करना पड़ेगा, यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, और वो ईवे बिल में यूज करने के लिए आपको वो लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा गोडाउन, वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर। ओके इसके लिए किस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है। चलो अब लास्ट आ जाओ। ओके प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। ओके तो आपका अकाउंट ओके रिकॉर्ड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, प्रॉपर बैकअप आपने ले लेना चाहिए। ओके हमारे ऑफिसर जब भी मांगेगा तब आपने सारे फाइल्स और उसके पासवर्ड उसको देने चाहिए। ओके अगर आप मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो उसमें इरेज और ओवर रिटर्न नहीं होना चाहिए। ओके मैनुअल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड्स को सीरियल नंबर होने चाहिए। अब मैनुअल रिकॉर्ड बचेगा, उस सिर्फ दिया है उन्होंने, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। ओके चलिए नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हमने जो ऊपर आपको गाइड किया किस टाइप के रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने चाहिए और वो आपने अगर मेंटेन नहीं किए तो जो भी गुड्स आपकी नॉन अकाउंटिंग होगी या सर्विस की नॉन अकाउंटिंग होगी वो डीम सप्लाई मानी जाएगी, उसके ऊपर टैक्स पेबल होगा। मतलब अगर आपके स्टॉक में ऐसा गुड्स दिखा जिसकी अकाउंटिंग नहीं हुई या आपने कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जिसकी अकाउंटिंग नहीं हुई तो वो डीम सप्लाई माना जाएगा, और 73-74 जो आगे चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा उसका एक्शन आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। ओके उसका एक्शन आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। उसके बाद में रिटेंशन ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट। ओके सेक्शन 36, अभी तक जो भी अब पढ़ रहे थे सेक्शन 35 पढ़ रहे थे, अब सेक्शन 36 क्या कहता है, टिल द एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स, ध्यान सुनना, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे 72 मंथ्स तक, यानी 6 साल। ओके 6 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, यानी जो आपकी एनुअल रिटर्न की डेट है वहां से 6 साल तक। लेट्स टेक एग्जांपल। ओके मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23, तो 22-23 का एनुअल रिटर्न कब जाएगा, 31 दिसंबर 23 को जाएगा। तो ओके 31 दिसंबर 23 को, और वहां से 6 साल, यानी मुझे ओके 22-23 के रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करके रखने, पता है क्या, ओके 31 दिसंबर 2023 से लेके 6 साल, यानी मुझे यहाँ पे 6 साल अगर मैं लूं तो ओके 6 साल ऐड कर दूं तो 2029 तक 22-23 के रिकॉर्ड 2029 तक मुझे मेंटेन करना है। तो ये 6 साल कब से लिया जाएगा, 31 मार्च से नहीं, जो आपकी एनुअल रिटर्न की डेट थी वहां से 6 साल। यानी अगर आपने एनुअल रिटर्न ओके आपने दिया होगा
31 दिसंबर को, तो वहां से 6 साल। पहले दिया होगा तो वहां से 6 साल। इफ सब्जेक्ट मैटर इज फॉर अपील और रिवीजन, रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ 1 year of final disposal of appeal or 72 months from the date of furnishing okay of annual return, तो whichever is later। लेकिन अगर आपने कोई अपील फाइल कर दी होगी तो फिर हो सकता है कि आपका 72 मंथ्स का भी पीरियड यहाँ पे बढ़ सकता है। क्यों? गवर्नमेंट कहती है कि देख भाई, तूने अपील फाइल की, अब केस को लग गए 8 साल, तो 8 साल तो तेरे को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा 8 साल, प्लस जिस दिन अपील डिस्पोज हुई उसके बाद में भी ओके एटलीस्ट 1 year तुझे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। समझ लो मेरी अपील डिस्पोज हुई, 8 साल बाद ऑर्डर आई, तो मुझे और 1 साल यानी 9 साल आपको जो है ओके यहाँ पे ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके तो अगर अपील मैटर होगा तो 1 year whichever is later, 1 year as final disposal of appeal or revision or 72 months from the date of furnishing annual return, whichever is later। तो now in this way we have completed this यहाँ पे complete chart of accounts and records। Done? Yes or no?